हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? हो सब बहुत अच्छा, आप तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को सीए फाइनल एफआर की नवंबर 24 अटेम्प्ट के लिए आरटीपी कवर कराऊंगा। हम लोग क्या कवर करेंगे सर? आरटीपी। सब्जेक्ट सर आपका सीए फाइनल एफआर, अटेम्प्ट नवंबर 24। सर एक बात बताइए, आपके हिसाब से इस आरटीपी का लेवल कैसा? मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट ने ना बहुत बढ़िया आरटीपी बनाई इस बार ना। जब से आरटीपी आई ना, कुछ ऐसे सीए फाइनल के स्टूडेंट जिन्होंने मेरे से क्लासें नहीं ले रखी, एक ही मैसेज कर रहे हैं कि सर जो ये आरटीपी आई है ना, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने पहले कर ही नहीं रखे। इवन सर एक दो क्वेश्चन तो ऐसा है कि उसका कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस नहीं कर रखा। मैं आपको बता दूं, मैंने अपने रेगुलर कोर्स में भी और फास्ट ट्रैक कोर्स में भी ना सर इस आरटीपी में जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे अच्छे से कवर करा रखे इस आरटीपी में। हालांकि कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए नए हो सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं, जिन्होंने मेरे से क्लासें ले रखी उनके लिए कोई भी क्वेश्चन सर इसमें नया नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट नया नहीं है, सब कुछ हमारी क्लास में कवर है। सर ये जो आरटीपी है, क्या आप इसके सारे क्वेश्चन कराएंगे या कुछ क्वेश्चन कवर कराएंगे? मैं आपको बता दूं, मैं इसी वीडियो में ना आरटीपी के सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा, इररिस्पेक्टिव कि वो क्वेश्चन आसान है, टफ है। सर ऑलरेडी पहले आईसीआई के अलग अलग पब्लिकेशन में आ चुका है, नहीं आया, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन सर कवर कराऊंगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ प्यारी प्यारी सी बातें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। नवंबर 24 अटेम्प्ट के लिए ना मैं सीए फाइनल एफआर की ना बहुत प्यारी प्यारी वीडियो इस चैनल पे लेके आऊंगा। आपने क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल सब्सक्राइब कर लिया जी सर? आइए आगे बढ़ते हैं। सर क्या हमें ये आरटीपी जो है एक ही बार में देखनी चाहिए, या जो चैप्टर हम रिवाइज कर रहे हैं उसका क्वेश्चन हमें इस आरटीपी से देखना चाहिए? मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और सीए फाइनल एफआर का ऑलमोस्ट इस टाइम पे ना हर स्टूडेंट ने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, तो आपको सर आरटीपी ना एक ही बार में देखनी चाहिए। अगर किसी रीजन से सर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो भी आपका चैप्टर चल रहा है ना, उस चैप्टर से रिलेटेड सर जो भी क्वेश्चन है आप उसे रेफर कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं सर, इस वीडियो में ना अपनी टाइम स्टैम्प डाल सकते हैं क्वेश्चन वाइज ना। ठीक जी सर, चले? हाँ जी, आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले सर केस सिनेरियो 1 है। केस सिनेरियो 1 को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि एग्जाम में हमें केस सिनेरियो क्वेश्चन कैसे हैंडल करने चाहिए। बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। देखिए सर, ये जो केस सिनेरियो ना, इसमें सर जो भी सिचुएशन दे रखी है उसके बेस पे सर एमसीक्यू पूछ रखे हैं। सर कई बार ऐसा भी हो सकता है, प्लीज सर मेरी वर्डिंग को नोट कीजिए, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि केस सिनेरियो में कुछ ऐसी बातें डिस्कस कर रखी होंगी जिसके ऊपर सर एमसीक्यू नहीं पूछे गए हों। इसलिए हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए सर? हमें ना केस सिनेरियो के एमसीक्यू रीड करने चाहिए। सर एक बात बताइए, आपने कहा कि हमें ना केस सिनेरियो के पहले एमसीक्यू रीड करने चाहिए। सर हम एमसीक्यू को आंसर कैसे देंगे जब तक हमने केस सिनेरियो नहीं पढ़ा होगा? मैं आपको बता दूं दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने आंसर को टिक करना है, आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए जब हम केस सिनेरियो पढ़ेंगे ना, तो सर एक लाइन जो होगी, एक ट्रांजेक्शन जो होगी, ठीक जी सर, एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सर जो भी होगा, सर उसके ना मल्टीपल पर्पज हो सकते हैं, उसका सर अलग अलग एंगल से हम उसको देख सकते हैं। जब हम लोग डायरेक्ट केस सिनेरियो पढ़ते हैं ना, तो सर जब हम ट्रांजैक्शन पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम ये सोच रहे होते हैं अच्छा इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, इसका ये ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक जी सर। लेकिन अगर मैं पहले क्वेश्चन पढ़ के सर केस सिनेरियो पढ़ूंगा ना, तो सर मैं सिर्फ उतना ही सोचूंगा जितना सर क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, ठीक जी सर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या रहेगा सर? हम पहले स्टेप में एक बार सर जो भी एमसीक्यू के सिनेरियो में उसे रीड करेंगे, ठीक जी सर। तो अपने माइंड में आ जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे सर, जब केस सिनेरियो पढ़ रहे होंगे ना, तो साथ साथ सर जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे उसका आंसर सर हम केस सिनेरियो पढ़ते हुए सर टिक कर सकते हैं, ठीक जी सर। व्हेन एंड बाय व्हाट अमाउंट द रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज विद रिस्पेक्ट टू सेल मेड। सर इसने पूछा है कि 1 अक्टूबर को जो सेल हुई है, अब सर इसका मतलब क्या, इस क्वेश्चन में 1 अक्टूबर को कुछ सेल हुई होगी, उस सेल के अगेंस्ट हमें कितनी रिवेन्यू रिकॉर्ड करनी है। सर रिवेन्यू रिकॉग्निशन की बात आपके इंड AS 115 में होती है, तो ये क्वेश्चन सर आपका इंड AS 115 का, ठीक जी सर। चलिए, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ फाइनेंस इनकम। सर फाइनेंस इनकम का रोल कब आएगा? देखिए क्या होता है सर, सर एक कॉन्सेप्ट आता है आपका इंड AS 115 में, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का। सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब सर आप पेमेंट कर रहे हो, मतलब जब आपको पेमेंट मिलेगी, और सर जब आपने गुड्स की डिलीवरी की है, मतलब गुड्स का रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर किया, मींस सर आपने पांचों स्टेप जब कंप्लीट किए हैं, ठीक जी सर। सर अगर उसमें टाइम का गैप है तो आप क्या करेंगे सर, अलग से फाइनेंस कंपोनेंट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक जी सर। तो सर कहीं ना कहीं ये आपका फाइनेंस कंपोनेंट का क्वेश्चन आ गया। एक बार ईयर देख ले,
67 है, ठीक जी सर। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल? सर ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है कि हमने माल उधार में बेचा, ठीक। एज ऑन 31 मार्च X7, सर 31 मार्च X7 को हम ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट कितना दिखाएंगे अगेंस्ट द सेल मेड ऑन 1 अक्टूबर, ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर 5-6 विद रिस्पेक्ट टू द सेल अरेंजमेंट विद बी लिमिटेड? इसका मतलब सर इस कंपनी ने क्या किया, बी लिमिटेड को भी सर गुड सेल किए हैं और उसके रिगार्ड में वो 5-6 में सेल पूछ रहा है, ठीक जी सर। What will be the amount of revenue to be recognized in the year 6-7 with respect to sale arrangement with B Limited? ठीक जी सर। चले हाँ जी आइए, अब हम क्या करेंगे, केस सिनेरियो पढ़ेंगे और सर जो हमने क्वेश्चन पढ़े सर उसका आंसर हम साथ साथ सोचेंगे। डी लिमिटेड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू 31 मार्च ईच ईयर, ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन रिवेन्यू ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट टू द ईयर एंडेड 31 मार्च X7। सर हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो 31 मार्च X7 के कंटेक्स्ट में दी है। ऑन 1 अक्टूबर X6, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है सर ये बात कर रहा है 31 मार्च X7 की और स्टार्ट हो रहा है सर यहाँ पे, और यहीं पे सर हमसे क्या पूछा गया था, रिवेन्यू पूछी गई थी, ठीक जी सर। डी लिमिटेड सोल्ड ए प्रोडक्ट टू ए कस्टमर फॉर ₹121। सर डी ने क्या किया, कस्टमर को ना 121 का एक प्रोडक्ट सेल कर दिया। दिस अमाउंट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर X8। सर ये जो अमाउंट है ना आपका, सर ये कब पेबल है सर, 31 दिसंबर 7 को नहीं सर, 31 दिसंबर आपका 8 को। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब जब हमने ट्रांजैक्शन की है और सर जब हमें पेमेंट मिलेगी उसमें सर टाइमिंग डिफरेंस है और ये सिग्निफिकेंट टाइमिंग डिफरेंस सर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से फाइनेंस कंपोनेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक जी सर। दिस अमाउंट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर X8। द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर डी लिमिटेड वाज ₹80,000। ओके सर, ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा कितने से, 80,000 से, ठीक है। मैं कह सकता हूं सर इन्वेंट्री कॉस्ट 80,000 है। द कस्टमर हैड ए राइट टू रिटर्न। सर कस्टमर के पास एक राइट टू रिटर्न है, इसका मतलब क्या है कि हमने कस्टमर को कुछ टाइम दे रखा है कि साहब आप एक काम करेंगे, इतने टाइम तक हमें बता देंगे कि आपने गुड्स रखने या नहीं रखने। तो सर ऐसे केस में क्या होता है, देखिए सर अगर कस्टमर को हमने जो टाइम पीरियड दिया है उससे पहले वो अप्रूवल दे देता है, तो जिस डेट पे अप्रूवल देगा सर हम लोग क्या करेंगे, उस डेट पे सेल बुक कर लेंगे। सर अगर मान लो अप्रूवल की डेट एक्सपायर हो जाती है तो सर हम लोग क्या करेंगे, जिस डेट पे सर अप्रूवल एक्सपायर होती है और सर अप्रूवल मिले या ना मिले फिर ना, क्योंकि अप्रूवल की डेट एक्सपायर होगी तो सर हम लोग क्या करेंगे, फिर उस डेट पे सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। टिल दैट सर हम लोग क्या करते हैं सर, जो अपने पास इन्वेंट्री होती है वो तो अपने पास है नहीं, वो तो किसके पास है सर, सर वो तो कस्टमर के पास है, तो हम लोग राइट टू रिकवर असेट के नाम से रिकॉर्ड कर लेते हैं सर और उसे इन्वेंट्री की कॉस्ट पे दिखाते हैं, ठीक जी सर। द कस्टमर हैड ए राइट टू रिटर्न द प्रोडक्ट फॉर ए फुल रिफंड एट एनी टाइम अप टू एंड इंक्लूडेड 31 दिसंबर X6, ठीक जी सर। सर देखिए कस्टमर के पास ना राइट टू रिटर्न है प्रोडक्ट का और उसे फुल रिफंड मिल जाएगा, लेकिन वो सर कब तक है, 31 दिसंबर X6 तक, ठीक जी सर। 31 दिसंबर X6 तक, इसका मतलब सर 31 दिसंबर X6 तक मैं रिवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, ठीक जी सर। At 1 October X6, D Limited had no reliable evidence regarding the likelihood of the return of the product by the customer, ठीक है। The product was not returned by the customer before 31 December X6 and so the right of return for the customer expired, ठीक। तो हम लोग सर रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, 31 दिसंबर X6 को। कितनी रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, देखिए सर हमने 1,21,000 की सर क्या की है, सेल की है, ठीक जी सर। अब सर यहाँ पे जो ये पेमेंट है इसमें सर फाइनेंस कंपोनेंट भी, तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसमें से फाइनेंस कंपोनेंट हटा के सर जो बैलेंस बचेगा वो रिवेन्यू आ जाएगा, ठीक जी सर। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एंड सो द राइट ऑफ रिटर्न फॉर द कस्टमर एक्सपायर्ड ऑन बोथ 1 अक्टूबर एंड 31 दिसंबर। द कैश सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वाज ₹1 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे 31 दिसंबर 6 को सर 1 लाख की रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे कैश प्राइस के बराबर, और सर रेलिवेंट एनुअल रेट टू यूज एनी डिस्काउंटिंग कैलकुलेशन 10% है, तो सर हम लोग क्या करेंगे सर फाइनेंस इनकम रिकॉर्ड करेंगे कितनी, सर देखिए 1 जनवरी 7 से लेके 31 दिसंबर 7, या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सर आपका 31 दिसंबर 6 से लेके, ठीक जी सर। सर रिवेन्यू 1 लाख की थी इंटू 10%, फाइनेंस कंपोनेंट आ गया जी सर। अब सर कंपाउंडिंग हो जाएगी 110 बन जाएगा बैलेंस कब, 31 दिसंबर X7 को। तो सर फिर 31 दिसंबर X8 को हम लोग क्या करेंगे सर 110 इंटू 10%, सर 11,000 की रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 जुलाई X5 डी लिमिटेड बिगन एन अरेंजमेंट टू सेल गुड्स टू ए थर्ड पार्टी बी लिमिटेड। इसका मतलब सर यहाँ पे ये जो केस सिनेरियो का पार्ट है ये बी लिमिटेड के रिगार्ड में है। तो बी लिमिटेड के रिगार्ड में तो सर अपना MCQ 4 था एंड 5 था, तो 3 MCQ सर पहले केस के रिगार्ड में। अब सर आइए आंसर करते हैं।
व्हेन एंड बाय व्हाट अमाउंट द रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू द सेल मेड ऑन 1 अक्टूबर x6। सर जो हमने 1 अक्टूबर x6 को सेल किया उसके रिकॉर्ड में सर रिवेन्यू हम कब रिकॉर्ड करेंगे और कितने रिकॉर्ड करेंगे? सर हम 31 दिसंबर को रिकॉर्ड करेंगे 1 लाख की रिवेन्यू। 1 अक्टूबर नहीं है, 1 अक्टूबर नहीं, 1 अक्टूबर नहीं सर, 31 दिसंबर आएगा। ये आई थिंक यहाँ पे ना कोई टाइपिंग एरर होगी, तो आप 31 दिसंबर लिख लें यहाँ पे। 31 दिसंबर x6 सर कितने से आपका 1 लाख से आ गया। ठीक जी सर, चले हाँ जी सर, आइए ऑप्शन डी। ये देखिए सर यहाँ पे भी टाइपिंग एरर है, 31 दिसंबर आपका x6 आ गया 1 लाख। What will be the amount of finance income to be recognized with respect to sale year x6 x7? सर 31 मार्च x7 को हम लोग सर फाइनेंस इनकम कितने रिकॉर्ड करेंगे? देखिए हम फाइनेंस इनकम कब से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे सर? 31 दिसंबर x6 से या 1 जनवरी x7 से। ठीक जी सर, तो आपका सर जो इस साल की रिवेन्यू होगी 31 दिसंबर तक, ठीक मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ईयर तो सर अपना 31 मार्च x7 को खत्म हो रहा है, तो 3 मंथ के सर हमें क्या करना पड़ेगा? फाइनेंस इनकम रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। पहले साल आपका डेट ऑफ सेल से अगर मैं एक साल की बात करूँ तो सर जो फाइनेंस इनकम है वो 10,000 है, इंटू सर 3 मंथ डिवाइड बाई आपका 12 मंथ, सर 2500 आ गया। ठीक जी सर, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एज ऑन 31 मार्च? सर 31 मार्च को जो ट्रेड रिसीवेबल है 1 लाख प्लस आपका 1 लाख प्लस 2500 आ जाएगा, 1 लाख 2500 आ गया। ठीक जी सर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ठीक जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 जुलाई x5, सर एक बार ना डायग्राम बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन बात कर रहा सर 31 मार्च x7 को। ठीक जी सर, 1 अप्रैल x6 और ये बात है सर आपकी 1 जुलाई x5 की। ठीक जी सर, डी लिमिटेड बिगन एन अरेंजमेंट। सर डी ने क्या किया? एक अरेंजमेंट करना स्टार्ट किया टू सेल गुड्स टू ए थर्ड पार्टी बी लिमिटेड। सर उसने एक अरेंजमेंट करना स्टार्ट किया जिसमें सर वो गुड्स बेचेगा किसको? थर्ड पार्टी को, किसको? बी लिमिटेड को। ठीक है, द प्राइस ऑफ द गुड्स वाज सेट एट 100 पर यूनिट फॉर ऑल सेल इन द 2 ईयर पीरियड एंडिंग 30 जून x7। सर 2 साल का टाइम पीरियड दिया और जो प्राइस डिसाइड किया वो आपका 100 पर यूनिट है। ठीक है जी, फॉर ऑल सेल इन द 2 ईयर पीरियड 31 जून नहीं 30 जून होगा, ये टाइपिंग एरर है। ठीक जी सर, 30th कर लेंगे इसको। However, if sale of the product to B Limited exceeds 60,000 unit in 2 year period ending 30th June x7, then the selling price of all unit is retrospectively set at 90 पर आइटम। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? क्यूमुलेटिव कैचअप लगा के देखते हैं, हर ईयर एंड पे देखेंगे कि आपका जो एस्टिमेट है कितनी यूनिट बिकने का है। अगर 60,000 से एक्सीड है तो हम रिवेन्यू 100 के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज सर मतलब ऐसे बोलता हूँ, अगर सर जो आपका 60,000 यूनिट से एक्सीड सेल है, जो सेल है अगर वो 60,000 यूनिट से एक्सीड है तो सर 90 के हिसाब से रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज सर रिवेन्यू किसके हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे? 100 के हिसाब से। ठीक जी सर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर ₹90 इफ यूनिट सोल्ड एक्सीड्स आपका 60,000 यूनिट। चलिए जी सर, चलिए सेल ऑफ द गुड्स टू बी लिमिटेड इन द 9 मंथ पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च x6 टोटल 20,000 यूनिट। ओके सर, यहां तक आपका 31 मार्च x6 तक सर कितनी यूनिट सोल्ड हुई है? 20,000 यूनिट। ठीक जी सर, सर अब ये ज्यादा मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करेगा कि हमारा एस्टिमेट क्या कहता है। हाउएवर इन द ईयर एंडेड 31 मार्च x7 टोटल सेल, एक सेकंड लाइन बीच में मिस होगी, एंड दिस वॉल्यूम ऑफ सेल पर मंथ वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज बिफोर 30 जून। अच्छा, वो ये कह रहा है कि ये 9 मंथ की आपकी यूनिट सोल्ड है और यही एस्टिमेट रहेगा हमारा 30 जून तक। ओके, तो 20,000 डिवाइड बाई 9 मंथ, तो पर मंथ सर अपना 4 टाइम 2 यूनिट सेल हो रही है। आपका 24 मंथ में सर कितनी यूनिट सेल होंगी? 53,333। ठीक जी सर, इसका मतलब सर 60,000 हम क्रॉस नहीं कर रहे, तो हम लोग क्या करेंगे सर 31 मार्च x6 को सर आपका 20,000 यूनिट 100 के हिसाब से सर हम लोग क्या करेंगे 20 लाख की रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर एक साथ करते हैं। ठीक, हाउएवर इन द ईयर एंडेड 31 मार्च x7
टोटल सेल ऑफ द गुड्स टू बी लिमिटेड वर 35,000. ओके, नेक्स्ट ईयर सर 35,000 यूनिट बिकी. एंड बेस्ड ऑन द करंट ऑर्डर फ्रॉम बी लिमिटेड द एस्टिमेट वाज रिवाइज. सर एस्टिमेट क्या हो गया? रिवाइज हो गया. द डायरेक्टर ऑफ डी लिमिटेड एस्टिमेट दैट द टोटल सेल फॉर द गुड्स टू बी लिमिटेड इन द 2-year पीरियड एंडिंग 30th जून वुड बी मोर देन 60,000 यूनिट. इसका मतलब सर क्या होगा? रेट्रोस्पेक्टिव 90 के हिसाब से प्राइस चार्ज हो जाएगा. सर 35,000 यूनिट इस साल सेल हुई है, 20,000 यूनिट सर लास्ट ईयर सेल हुई थी 9 मंथ में, तो 55,000 यूनिट सोल्ड होगी. सर आपका 90 के हिसाब से हमें प्राइस चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि सर जो फाइनल प्राइस है वो सर 90 डिसाइड हो गया, 90 मतलब चार्ज होगा, क्योंकि सर ये डिसाइड हो रखा था कि अगर 60,000 यूनिट क्रॉस कर जाती तो सर आपका रेट्रोस्पेक्टिव सेल प्राइस क्या रहेगा? 90 रहेगा. ठीक जी सर. 55,000 इंटू 90 सर 49,50,000 की सेल आ जाएगी आपकी 31 मार्च X7 तक. इसमें से हम लोग क्या करेंगे सर? जो लास्ट ईयर रिवेन्यू रिकॉर्ड की थी सर उसे माइनस कर देंगे, तो आपका 2950 आ गई रिवेन्यू इस साल की. आइए क्वेश्चन देखते हैं. What will be the amount of revenue to be recognized in the year X5 X6 with respect to sale arrangement with B Limited? सर आपका 20 लाख आ गया, ऑप्शन ए. What will be the amount of the revenue to be recognized in the year 6-7 with respect to the sale arrangement with B Limited? सर आपका 29,50,000 आ गया. ठीक, तो ऑप्शन ए और बी आ गया. ऑप्शन ए ऑप्शन बी. चले आगे. जी सर बिल्कुल आगे चलते हैं. आइए केस सिनेरियो 2. पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे सर. ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन 6 to 10 बिलो बेस्ड ऑन द रेलिवेंट इंडेस. ठीक है. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट एडजस्टमेंट टू बी मेड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L विद रिस्पेक्ट टू डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान. इसका मतलब सर ये क्वेश्चन जो है आपका इंडेस 19 का है और डिफाइंड बेनिफिट प्लान के रिगार्ड में सर वो नेट एडजस्टमेंट मांग रहा है. ठीक है, करेंगे डिस्कस. कहां पे? P&L अकाउंट के अंदर. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्चुअल गेन ऑब्लिक लॉस ऑन डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान. ठीक है सर. What is the original provision required to be made on account of restoration of non current asset? अब सर ये कोई और क्वेश्चन आ गया. देखिए, what is the original provision required to be made on account of non current asset? सर देखिए, जब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक्वायर करते हैं, और अगर सर हमें पता है कि इसे रिस्टोर करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं सर? एस्टिमेट लगाते हैं कि कितना अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. ठीक जी सर. जो एस्टिमेट लगाया जाता है सर वो एज पर इंड AS 37 लगाया जाता है. प्लीज ध्यान से बात सुनना. सर 16 नहीं लगेगा, बताता हूँ. सर जो एस्टिमेट लगाया जाता है वो इंड AS 37 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है. ठीक जी सर. उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो कैलकुलेट की जाती है सर, वो भी किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है? इंड AS 37 के अकॉर्डिंग. सर इंड AS 16 तो ये कहता है कि जो भी ये प्रेजेंट वैल्यू आएगी ना, इसे आप क्या करेंगे सर? जो भी ये प्रेजेंट वैल्यू आएगी जो आपने एज पर इंड AS 37 कैलकुलेट की है सर, इसे हम क्या करेंगे सर? इसे हम कैपिटलाइज करेंगे. ठीक जी सर. चलिए, व्हाट इज द ओरिजिनल प्रोविजन रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ द रेस्टोरेशन. सर आपको कितना प्रोविजन क्रिएट करना है, करेंगे चर्चा. What will be the amount of adjustment to be made in the retained earning on account of restoration provision? देखिए सर, रिटेन्ड अर्निंग में एडजस्टमेंट नहीं होती, एडजस्टमेंट P&L में होती है, लेकिन इसका मतलब सर कोई ना कोई एरर वगैरह है, तभी वो रिटेन्ड अर्निंग की बात कर रहा है. What will be the amount of 1 year unwinding of discount on account of restoration provision? ठीक, अनवाइंडिंग का मतलब सर क्या है कि जो हमने इनिशियल प्रोविजन रिकॉर्ड किया होगा हम उस पर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस चार्ज करेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 37 अगेन. ठीक जी सर. सर इंड AS 16 सिर्फ कैपिटलाइजेशन की बात करता है और सर जो कैपिटलाइज अमाउंट हुआ उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है. ठीक, चले. हाँ जी सर. आइए, तो सर ये जो क्वेश्चन है आपका इंड AS 37 और 16 का रोल आ सकता है, और सर ये पहले दो क्वेश्चन सर आपके इंड AS 19 के. देखिए क्वेश्चन क्या कहता है. A लिमिटेड हैज एस्टेब्लिश्ड ए डिफाइंड बेनिफिट प्लान. अच्छा, क्वेश्चन शुरू से पढ़ते हैं. Messrs XYZ and company is an auditing firm. ठीक है. During his audit, the firm is facing difficulty in accounting of the following transaction for which it seek your answer. सर ऑडिटर से आपको कुछ प्रॉब्लम आई है, वो आपकी मदद मांग रहे हैं. ठीक जी सर. देखिए क्या लिखता है. एक कंपनी ए लिमिटेड हैज एस्टेब्लिश्ड ए डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान फॉर इट्स एलिजिबल एम्प्लॉय. सर उसने क्या किया? अपने एम्प्लॉय के लिए सर डिफाइंड बेनिफिट प्लान बनाया. ठीक जी सर. द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एट 31 मार्च X7 currently include the estimated net liability at 31 March X6 amounting to 18.75 crore. ठीक है सर. वो ये कह रहे हैं कि बैलेंस शीट उसने बनाई है ए लिमिटेड की कब? 31 मार्च X7 को. ठीक है. उसमें सर एक ओपनिंग बैलेंस है आपका नेट लाइबिलिटी का. अगर नेट लाइबिलिटी इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब है पीवी ऑफ डीवीओ
माइनस आपका प्लान असेट ओपनिंग। चलिए, कितने की सर ओपनिंग नेट लायबिलिटी आपका 18.75 करोड़ की, ठीक है। द फॉलोइंग मैटर रिलेट टू द प्लान फॉर द ईयर एंड 31 मार्च X7। सर ये कुछ मैटर है। द एस्टिमेट करंट सर्विस कॉस्ट वाज एडवाइज्ड बाय द एक्चुअरी टू 6 करोड़। तो हम लोग क्या करेंगे सर, देखिए ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, 6 करोड़ सर इसमें ऐड कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। ऑन 31 मार्च X7 ए लिमिटेड पेड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज आपका 7 करोड़ इनटू द प्लान एंड चार्ज दिस अमाउंट एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये क्या कर दिया उसने सर, अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन होता तो हम एंट्री पास करते प्लान असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अगर पीवी ऑफ डीबीओ की बात करें तो सर पीवी ऑफ डीबीओ के साथ उसे नेट करते थे, ठीक जी सर। मतलब सर जैसे प्लान असेट बढ़ जाएगा तो पीवी ऑफ डीबीओ फिर अगर नेट करके दिखाते हैं तो सर वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमने सर उसे खर्चा मान लिया तो सर गलत ट्रीटमेंट कर दिया। तो सर मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे माइनस करूंगा और सर इसका इंपैक्ट रिवर्स करूंगा किसमें सर, इन स्टेटमेंट ऑफ P&L में, ठीक जी सर। चलिए सर, इसे माइनस क्यों करते हैं, कंट्रीब्यूशन से तो प्लान एसेट बढ़ेगी, प्लान एसेट बढ़ने का मतलब क्या कि सर नेट लायबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक जी सर। द एनुअल मार्केट यील्ड ऑन हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड आपका 1 अप्रैल को 8% है। तो सर आपका फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगा, नेट फाइनेंस कॉस्ट बोलेंगे हम इसको, 18.75 इंटू सर आपका आएगा 8%, सर 1.5। द एस्टिमेटेड नेट लायबिलिटी एट 31 मार्च X7 वाज एडवाइज्ड बाय द एक्चुअरी, सर आपका 20.5 करोड़ थी। तो पहले बैलेंस निकालते हैं, डिफरेंस आपका सर एक्चुअली गेन या लॉस आ जाएगा 18.75 प्लस 6 माइनस 7 प्लस आपका 1.5 सर 19.25 सर एक्चुअल लॉस आ गया, लायबिलिटी बढ़ गई है 20.5 सर 1.25 से। क्वेश्चन देखते हैं सर। नो बेनिफिट हैव बीन पेड टू डेट, ठीक, कोई बेनिफिट पे नहीं किया। ऑन 1 अप्रैल X0 ई लिमिटेड कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉन करंट असेट। सर ये आपका अलग क्वेश्चन आ गया, तो एक काम करते हैं पहले 2 MCQ हैंडल कर लेते हैं, ठीक। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट एडजस्टमेंट टू बी मेड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। सर आपको नेट एडजस्टमेंट कितने अमाउंट की करनी है सर, हम एडजस्टमेंट जो करेंगे P&L में सर वो करेंगे, देखिए सर आपका जो 6 है ये आ गया सर अपना करंट सर्विस कॉस्ट, अलग निकाल लेते हैं, ठीक है जी। 1.5 आ गया सर अपना फाइनेंस कंपोनेंट, बिल्कुल ठीक है। तो 7.5 हमें चार्ज करना है, लेकिन सर हमने ना कंट्रीब्यूशन को P&L अकाउंट में चार्ज करके उसे क्या करेंगे सर, रिवर्स कर देंगे। तो सर 0.5 की एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक जी सर। 7 करोड़ नो, 6 करोड़ नो, 5 करोड़ सर आई थिंक ये 0.5 करोड़ होगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट की साइड से कोई टाइपिंग मिस्टेक है, आप एक काम करेंगे इसे 0.5 करोड़ कर लेंगे, ठीक जी सर। डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर द ऑफ द ईयर, ठीक, चले हाँ जी सर। चलिए तो आपका ऑप्शन सी आ गया। ऑप्शन सी, यहाँ पे 0.5 करोड़ कर लेंगे इसे। यहाँ देखिए ये कैलकुलेशन ठीक कर रखे, ठीक। चलिए तो ये टाइपिंग एरर है, आइए आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्चुअल गेन ऑब्लिक लॉस ऑन डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान। सर आपका 1.25 जी सर, हमने कैलकुलेट कर लिया था। ऑप्शन बी 1.25 सर, ये कैलकुलेशन कर रखे, ठीक जी सर। आइए अब सर जो MCQ 8, 9, 10 है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, ये सेकंड पैरा पढ़ना पड़ेगा। ऑन 1 अप्रैल X0 ई लिमिटेड कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए नॉन करंट असेट विद एन एस्टिमेट यूजफुल लाइफ ऑफ 20 ईयर, ठीक है जी। 1 अप्रैल X0 का सर इन्हें क्या किया सर, एक नॉन करंट असेट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया जिसकी यूजफुल लाइफ 20 ईयर है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, एंड डेप्रिसिएटेड अप्रोप्रिएटली, ठीक है जी। वो कह रहा है कि जो भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थी सर उसे हमने क्या किया, अप्रोप्रिएटली डेप्रिसिएट कर लिया, बिल्कुल ठीक है। मतलब सर कैपिटलाइज करके उसे डेप्रिसिएट अप्रोप्रिएटली कर लिया, ठीक है। E Limited has a legal obligation to restore the site on which the non-current asset is located on 31st March 20। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा सर, पहले आपका 31 मार्च 20 होना, 20 ईयर के बाद का सर एस्टिमेट लगाना पड़ेगा एज पर इंडिया 37, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी सर एज पर इंडिया 37, उसे हम कैपिटलाइज करेंगे एज पर इंडिया 16, ठीक जी सर। द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ दिस रिस्टोरेशन वर्क एट 31 मार्च 20 प्राइस इज 2.5 करोड़। ओके सर, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी आपकी रिस्टोरेशन की वो आपकी 2.5 करोड़ थी।
द डायरेक्टर ऑफ ई लिमिटेड हैव मेड ए प्रोविजन ऑफ 0.125 करोड़ इन ड्राफ्ट बैलेंस शीट। ओहो हो, डायरेक्टर साहब ने क्या किया कि देखिए जी 2.5 करोड़ का खर्चा होगा, कब होगा जी 20 ईयर के बाद, और ये क्योंकि इस असेट की वजह से है तो हम लोग एक काम करते हैं, इसे ना 20 ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं 0.125। ऐसा ही कुछ बोला है जी सर। द डायरेक्टर ऑफ ई लिमिटेड हैड मेड ए प्रोविजन कि हम इतना प्रोविजन क्रिएट कर ले। अच्छा, उसने प्रोविजन क्रिएट कर, प्रोविजन को उसने एलोकेट कर दिया, मतलब उसने कोई कैपिटलाइज वगैरह नहीं किया, एलोकेट कर दिया इन द ड्राफ्ट बैलेंस शीट। एन एप्रोप्रिएट एनुअल डिस्काउंट रेट टू यूज इन एनी रेलिवेंट कैलकुलेशन इज 6%। ठीक है सर, एंड दिस रेट प्रेजेंट वैल्यू सर आपका 0.312 है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ध्यान रखना, क्योंकि अनवाइंडिंग कॉस्ट क्वेश्चन ने पूछ रखा है 6% के हिसाब से निकलेगी सर। ठीक जी सर, आपका 2.5 इंटू 0.312 सर। हम प्रोविजन जो है आपका वो आपका सर 2.5 करोड़ का है 20 ईयर के बाद, उसकी प्रेजेंट वैल्यू सर 0.78 करोड़ है। इसे हम क्या करें, कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक जी सर, आइए अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। व्हाट इज द ओरिजिनल प्रोविजन रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ नॉन करंट एसेट। सर ऑप्शन ए आ गया। ठीक जी सर, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट टू बी मेड इन द रिटेन्ड अर्निंग। अब रिटेन्ड अर्निंग में एडजस्टमेंट सर कैसे आएगी, देखिए सर, जो हमने प्रोविजन क्रिएट किया होगा, एक तो उसके ऊपर सर अपना अनवाइंडिंग कॉस्ट आएगी, बिल्कुल ठीक है, एक चीज। सेकंड सर, जो अमाउंट कैपिटलाइज हुआ होगा प्रोविजन की वजह से सर, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट आएगा, दो चीजें। ठीक जी सर, सर ये दो चीजें खर्चे आ जाएंगे, लेकिन हमने तो ऑलरेडी खर्चा रिकॉर्ड कर रखा है किसके हिसाब से सर, 0.125, तो इसके साथ सर कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक जी सर, देखिए 0.78 इंटू आपका 6% सर, ये आपका आ गया अनवाइंडिंग कॉस्ट सर। 0.78 डिवाइड बाई 20 ईयर सर, 0.039 का आ गया आपका डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट। ठीक जी सर, तो 0.039 प्लस 0.0468 सर, टोटल जो अमाउंट आपको रिकॉर्ड करना था वो रिकॉर्ड करना था 0.0858 माइनस सर 0.125। तो सर हम लोग क्या करेंगे, 0.0392 की एडजस्टमेंट कर देंगे रिटेन्ड अर्निंग में। इसका आंसर दे दिया था, हाँ जी सर। सर 92 ये आ गया सर आपका ऑप्शन सी। ठीक है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ 1 ईयर अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन अकाउंट ऑफ रेस्टोरेशन प्रोविजन। सर ये अनवाइंडिंग था 0.0468। तो सर अपना आंसर आ गया ACA। क्वेश्चन नंबर सर अपना 8A 9C और 10A। चलें आगे जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन आपका इंडेक्स 12 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूं। देखिए इंडेक्स 12 ये कहता है, आप क्या करेंगे, असेट और लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ रिस्पेक्टिव इंडेक्स। ठीक जी सर, अगर सर किसी भी असेट और लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस ऑफ असेट और लायबिलिटी से अलग है तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक जी सर, सर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर, हमें ना टेम्परेरी डिफरेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो कि सर डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी एंड टैक्स बेस ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। ठीक जी सर, सर अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि टेम्परेरी डिफरेंस है तो उसके ऊपर सर क्या बनेगा, डेफर्ड टैक्स बनेगा। अब डेफर्ड टैक्स असेट बनेगा, लायबिलिटी बनेगी। देखिए सर, हम लोग हमेशा इस एंगल से देखते हैं कि फ्यूचर में हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर सर फ्यूचर में हमें नुकसान होगा तो सर वो अपने लिए बन जाएगा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस और उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी। और अगर हमें फ्यूचर में फायदा होगा तो सर वो अपने लिए बन जाएगा डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, जिसके ऊपर सर डेफर्ड टैक्स असेट बनेगी। ठीक जी सर, सर डेफर्ड टैक्स असेट हम केवल तभी बनाएंगे जब इस बात की सर एश्योरेंस होगी कि फ्यूचर में क्या होगा सर, टैक्सेबल इनकम होगी जिसके अगेंस्ट सर हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं इस टेम्परेरी डिफरेंस को। ठीक जी सर, एक बात और सर, जब भी हम डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना तो हमेशा सर ये देखेंगे कि जो असेट या लायबिलिटी है उसका अल्टीमेट सर ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम सर उसे बिजनेस में यूज करेंगे तो सर उसके हिसाब से टैक्स कॉन्सिक्वेंस देखेंगे। ठीक जी सर, अगर सर हम उसे सेल करेंगे तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे सर, टैक्स कॉन्सिक्वेंस देखेंगे। ठीक जी सर, चलिए। एक्स लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी ओन ए फ्री होल्ड लैंड विद कैरिंग वैल्यू ऑफ रुपीज 10 लाख। ठीक है, विच इज नॉट डेप्रिसिएटेड फॉर टैक्स पर्पज बट इज इंडेक्स्ड फॉर इन्फ्लेशन। ठीक जी सर, सर आपका जो कैरिंग वैल्यू है फ्री होल्ड लैंड की वो 10 लाख है सर, उसे डेप्रिसिएट नहीं किया जाएगा टैक्स पर्पज के लिए, लेकिन सर इंडेक्स किया जाएगा। ठीक, इन्फ्लेशन की वजह से। इंडेक्स्ड वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ सच लैंड इज 15 लाख एंड 22 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है,
एज ऑफ द रिपोर्टिंग डेट व्हाट विल बी द टैक्स बेस फॉर सच फ्री होल्ड लैंड फॉर मेजरमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स इफ, एक बार लास्ट में देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन स्पेशल लिख रखा है। एज पर द एप्लीकेबल टैक्स लॉ इन द जुरिडिक्शन इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल इफ द फ्री होल्ड लैंड इज सोल्ड एज ए पार्ट ऑफ द स्लम सेल और बिजनेस। मैं आपको बता दूं सर, अगर ये लाइन ना भी लिखता ना तो भी हम इंडियन कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो सर स्लम सेल के केस में हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्सेशन नहीं करते। ठीक जी सर। बाकी सर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़ेंगे आपके डायरेक्ट टैक्स के अंदर। ठीक, बट इंडेक्सेशन बेनिफिट इज अवेलेबल इफ द लीज होल्ड लैंड इज सोल्ड इंडिविजुअल। ठीक जी सर। सबसे पहले कहता हूँ एक्स लिमिटेड इंटेंड टू सेल इट एज ए पार्ट ऑफ द स्लम सेल और बिजनेस इवेंचुअली आफ्टर यूजिंग इट फॉर बिजनेस पर्पज। तो सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर हम स्लम सेल में बेचेंगे तो सर स्लम सेल के अंदर सर आपका इंडेक्सेशन नहीं होगा, तो जो कैरिंग अमाउंट है सर वो कितने से है सर 10 लाख से, और सर आपका इंडेक्सेशन वैल्यू सर कुछ होगी नहीं, तो सर आपका सेम अमाउंट आपका टैक्स बेस आ जाएगा, तो नो डेफर्ड टैक्स। ठीक जी सर। एक्स लिमिटेड इंटेंड टू सेल द लैंड इंडिविजुअली एंड नोट ऑन स्लम सेल बेसिस। तो सर उस केस में हम लोग क्या करेंगे सर, जो कैरिंग अमाउंट होगा सर वो कितने से होगा सर 10 लाख से। इन्फ्लेशन वैल्यू सर कितने से होगी आपका सर, इंडेक्सेशन वैल्यू या इन्फ्लेशन वैल्यू सर आपका इंडेक्स्ड वैल्यू होगी सर 15 लाख से। ठीक जी सर। तो सर ये देखिए यहाँ पे सर हम लोग कैरिंग अमाउंट रखेंगे 10 लाख और टैक्स बेस रहेगा 15 लाख। अब सर आज के सेट फ्यूचर का खर्चा, तो मैं क्या बोलूँगा 10 लाख एक्सपेंडिचर क्लेम करूंगा, इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे हम आपको 15 लाख का अमाउंट क्लेम करके दे देंगे। ठीक, तो इनकम टैक्स वाले सर फ्यूचर में 5 लाख का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर अलाउ करेंगे। इसका मतलब सर मेरे लिए क्या बन गया, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस बन गया। मैं इसके ऊपर क्या बनाऊंगा सर, डेफर्ड टैक्स एसेट बनाऊंगा, सब्जेक्ट टू सर की जो एश्योरेंस है कि फ्यूचर में सर रिकवरी हो जाएगी डेफर्ड टैक्स एसेट की। ठीक जी सर, मतलब फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी जिसके अगेंस्ट हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक जी सर, ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रखे हैं यहाँ पे। देखिए सर एक्स लिमिटेड इंटेंड टू सेल इट एज स्लम सेल इवेंचुअली आफ्टर यूजिंग इट फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, तो सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंडेक्सेशन बेनिफिट सर अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो सर कोई भी डिफरेंस यहाँ पे टेम्परेरी नहीं है। ठीक जी सर। सेकंड केस में अगर आप देखेंगे तो सर 10 लाख का अपना कैरिंग अमाउंट है और इनकम टैक्स के पर्पज़ के लिए सर ये 15 लाख वैल्यू हो जाएगी, तो 5 लाख का सर हमें क्या मिलेगा सर, फ़ायदा मिल जाएगा डेफर्ड टैक्स असेट सर सब्जेक्ट टू रिकवरेबिलिटी। ठीक जी सर, और डिडक्टेबल टैक्स डिफरेंस 5 लाख। चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। X Limited has classified such land as investment property and intend to sell it individually and not on a slum sale basis। सर जो एक्स लिमिटेड है सर उसने उसे एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासीफाई कर दिया। अगर सर एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासीफाई कर दिया तो हम हमेशा सर उसको कॉस्ट प्राइस पे ही दिखाते हैं, तो सर सेम आंसर आ जाएगा जैसा सेकंड में आंसर था, डेफर्ड टैक्स असेट बन जाएगा। ठीक जी सर, आपका डिडक्टेबल टैक्स डिफरेंस। आगे देखिए क्या लिखते हैं, एक्स लिमिटेड फॉलो ए रिवोल्यूशन मॉडल फॉर फ्री होल्ड लैंड। ठीक है सर, अगर फ्री होल्ड लैंड के लिए वो रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो कर रहा है, इसका मतलब सर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं बन सकती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सर सिर्फ कॉस्ट मॉडल लगता है, फेयर वैल्यू सिर्फ डिस्क्लोज होती है। ठीक जी सर। एंड इंटेंड टू सेल इट इंडिविजुअली एंड नॉट ऑन स्लम सेल। तो सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फेयर वैल्यू कितनी है 22 लाख, हम कहेंगे 22 लाख का फ्यूचर में एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स वाले कहेंगे नहीं जी 15 लाख का, तो 7 लाख का सर जो अमाउंट है सर ये क्या बन जाएगा अपना सर, ये डिसअलाउ हो जाएगा फ्यूचर में ना, तो सर ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बन जाएगा, जिसके ऊपर सर हमें क्या करना, डीटीएल क्रिएट करना है। ये देखिए सर, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी विल बी सेटअप ऑन टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ऑफ 7 लाख। चले आगे जी सर, आगे चलते हैं, आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लीज का क्वेश्चन है। एज पर इंड AS 116 सर कॉन्ट्रैक्ट की इंसेप्शन डेट पे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है सर वो लीज कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। सर एक कॉन्ट्रैक्ट को लीज कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा अगर सर उसमें 4 कंडीशन क्वालिफाई होती है। पहली कंडीशन सर जो कस्टमर है उसके पास सर राइट टू कंट्रोल होना चाहिए। ठीक जी सर। असेट सर आइडेंटिफाइड असेट होनी चाहिए सर, एक पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, और सर कंसिडरेशन पे होना चाहिए। सर आइडेंटिफाइड असेट जो है, हम सर असेट को आइडेंटिफाइड मान लेंगे अगर जो सप्लायर है सर उसके पास ना सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं होनी चाहिए, मतलब SSR नहीं होनी चाहिए। सर सप्लायर के पास SSR कब मान के चलेंगे सर, जब सप्लायर के पास पावर है कि वो असेट को सर सब्स्टिट्यूट कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, और प्रैक्टिकल एबिलिटी उसके पास ना असेट को रिप्लेस करने की। ठीक जी सर, सब्स्टिट्यूट करने की, और अगर वो ऐसा करता है तो सर उसे उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक जी सर। सर जो आइडेंटिफाइड असेट है वो फिजिकली डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। ठीक जी सर। आइए सर पढ़ते हैं केस 1 सिनेरियो 1।
द लास्ट माइल इज ए डेडिकेटेड केबल दैट कनेक्ट एंटिटी वाई नेटवर्क विद द एंड कस्टमर डिवाइस, ठीक है। द यूज ऑफ दिस केबल इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कस्टमर। इसका मतलब सर यहाँ पे वो इंडिकेशन दे रहा है कि राइट टू कंट्रोल कस्टमर के पास है, ठीक है जी सर। एंटिटी वाई डिसाइड द लोकेशन ऑफ एंड पॉइंट and has right to replace the line. However, it is not practical to replace the line since replacement would require additional cost to be incurred without any corresponding benefit. देखिए सर, अगर वाई रिप्लेस करेगा ना सर असेट को, तो सर उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब एसएसआर नहीं है सर यहाँ पे आपका सप्लायर के पास, ठीक। वेदर द अरेंजमेंट वुड बी विद इन द स्कोप ऑफ इंड AS 116, यस सर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्योंकि सर सप्लायर के पास एसएसआर नहीं है तो हम सर इसे आइडेंटिफाइड एसेट मान के चलेंगे और फिजिकली सर डिस्टिंक्ट भी है ये, तो सर यहाँ पे ये लीज कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक। सिनेरियो 2, इफ इट इज प्रैक्टिकल फॉर एंटिटी वाई टू रिप्लेस द लाइन एंड एंटिटी वाई वुड बेनिफिट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट, वुड द आंसर बी डिफरेंट? यस सर, उस केस में फिर ये सर आपका लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। केस 1 सिनेरियो 1, दस दिस अरेंजमेंट इज विद इन द स्कोप ऑफ इंड AS 116, ठीक है सर। यहाँ पे वो सर आपका नोट बी विद इन द स्कोप ऑफ इंड AS 116, ठीक जी सर। चलिए केस नंबर 2 पढ़ेंगे। कस्टमर एक्स एंटर्ड इनटू ए 10-year कॉन्ट्रैक्ट विद ए यूटिलिटी कंपनी, एंटिटी वाई, फॉर द राइट टू यूज 3 स्पेसिफाइड फिजिकली डिस्टिंक्ट फाइबर विद इन ए लार्जर केबल कनेक्टिंग मुंबई टू दिल्ली, ठीक है। कस्टमर मेक द डिसीजन अबाउट द यूज ऑफ द फाइबर बाय कनेक्टिंग ईच एंड ऑफ द फाइबर टू द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ठीक है। राइट टू कंट्रोल सर कस्टमर के पास है। Entity Y own extra fiber but can substitute those for customer fiber only for the reason of repair, maintenance or malfunction. मतलब सर वो रिपेयर वगैरह के लिए उसे रिप्लेस कर सकता है, वैसे रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है जी सर। द यूजफुल लाइफ ऑफ द फाइबर इज 15 ईयर, वेदर दिस अरेंजमेंट इज कवर्ड अंडर इंड AS 116, यस। केस 3, कस्टमर X entered into a 10-year contract with entity Y for the right to use a specified amount of capacity within a cable connecting मुंबई टू दिल्ली, ठीक जी सर। सर कस्टमर एक्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया 10 साल के लिए सर एंटिटी वाई के साथ, राइट टू यूज लिया सर उसने, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ आपका कैपेसिटी विद इन ए केबल कनेक्टिंग मुंबई टू दिल्ली, ठीक है। द स्पेसिफाइड अमाउंट इज इक्वलेंट टू द कस्टमर एक्स हैविंग द यूज ऑफ द फुल कैपेसिटी ऑफ 3 फाइबर स्ट्रैंड्स विद इन द केबल। द केबल कंटेन मल्टीपल फाइबर विद सिमिलर कैपेसिटीज, ठीक है सर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो असेट जो है आपका फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं है सर। देखिए लीज के लिए असेट सर जो है वो आपका आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, और अगर मान लो असेट फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं है तो सर हम उसे कभी भी आइडेंटिफाई असेट नहीं मान के चलते, ठीक। हाँ सर, इसका एक एक्सेप्शन ये होता है कि जो असेट है ना, अगर उसका पूरा बेनिफिट सर ड्राइव करेगा सर कस्टमर ना, ठीक जी सर। एंटिटी वाई मेक डिसीजन अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, सर जो डेटा ट्रांसमिशन है उसका डिसीजन भी कौन ले रहा है? एंटिटी वाई ले रही है, तो सर ये आपका लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे सर असेट जो है फिजिकल डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक। और फिजिकल डिस्टिंक्ट ना होने की वजह से सर आपका वो आइडेंटिफाइड असेट नहीं मानी जाएगी, ठीक जी सर। एंटिटी वाई लाइट द फाइबर मेक डिसीजन अबाउट विच फाइबर आर यूज टू ट्रांसमिट कस्टमर ट्रैफिक। द यूजफुल लाइफ ऑफ द फाइबर इज 15 ईयर, वेदर दिस अरेंजमेंट इज कवर्ड अंडर इंड AS 116, नो। आप एक बार इनके आंसर रीड कर लेना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंड AS 41 का है। इंड AS 41 ये कहता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी मस्ट है, मतलब इंड AS 41 का रोल तभी आएगा सर जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी। देखिए इंड AS 41 बेसिकली सर 3 चीजों कवर करके चलता है, बायोलॉजिकल असेट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, एंड थर्ड आपका सर गवर्नमेंट ग्रांट। लेकिन सर ये तीनों चीजें सर एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड होनी चाहिए। अब इंड AS 41 ये कहता है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी बेसिकली क्या सर? सर एग्रीकल्चर एक्टिविटी रेफर द मैनेजमेंट, किस चीज का मैनेजमेंट सर? सर एंटिटी मैनेजमेंट करती है दो चीजों का, एक सर बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बायोलॉजिकल असेट, ठीक जी सर, और सेकंड सर आपका हार्वेस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल असेट। सर बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में आपका आ जाएगा, या तो सर आप क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं जिससे सर असेट की क्वालिटी बढ़ती है, क्वांटिटी बढ़ती है सर, जिसमें आपका ग्रोथ आ जाता है, डीजनरेशन आ जाता है सर, आपका प्रोडक्शन आ जाता है, आपका सर प्रोक्रिएशन आ जाता है। और सर आप ना साथ में क्या कर रहे हैं सर, असेट का हार्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक जी सर। मतलब दो चीजों का मैनेजमेंट कर रहे हैं, एक तो आपका बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन सर क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है सर जिसमें असेट की क्वालिटी या क्वांटिटी इंक्रीज होती है, जिसके अंदर सर आपका ग्रोथ आ जाता है, डीजनरेशन आ जाता है, प्रोडक्शन आ जाता है, आपका प्रोक्रिएशन आ जाता है, ठीक जी सर। सर
सेकंड किस चीज का मैनेजमेंट करें सर आप? हार्वेस्ट का। हार्वेस्ट बेसिकली क्या सर? हार्वेस्ट का मतलब होता है सर आपने क्या किया है सर, बायोलॉजिकल असेट का जो प्रोड्यूस है सर उसे डिटैच कर दिया है। ठीक जी सर। सर जैसे आपने क्या किया सर, आपने फ्रूट्स तोड़ लिए सर। ठीक जी सर। या सर आपने क्या किया, बायोलॉजिकल असेट की लाइफ को सर सीज कर दिया, मतलब सर जैसे आपका स्लोटर आ गया। ठीक। हार्वेस्ट बेसिकली क्या सर, या तो सर आपने क्या किया, डिटैच कर दिया जो प्रोड्यूस हुआ सर फ्रॉम ए बायोलॉजिकल असेट, या सर आपने बायोलॉजिकल असेट की लाइफ को सर खत्म कर दिया है, जैसे आपका स्लोटर आ गया। ठीक जी सर। तो जब भी सर हम लोग ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी है या नहीं। और एग्रीकल्चर एक्टिविटी में सर दो चीजों का मैनेजमेंट होना चाहिए, एक आपका बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का और सेकंड सर आपका हार्वेस्ट। ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एबीसी लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एन एप्पल beverage that require a large quantity of apple to manufacture such beverage. In order to satisfy its requirement of apple, it entered into 3-year lease contract with owner of the apple orchards. The lease contract are mainly of two types. देखिए, एबीसी लिमिटेड बेसिकली क्या करती है सर, वो मैन्युफैक्चर करती है सर एप्पल बेवरेज का। ठीक है। और उसके लिए सर ना उसे लार्ज क्वांटिटी में एप्पल चाहिए उस बेवरेज को बनाने के लिए। ठीक जी सर। अब सर अपनी रिक्वायरमेंट ऑफ एप्पल को सेटिस्फाई करने के लिए उसने क्या किया सर, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया सर एक एप्पल ऑर्चर्ड्स के मालिक के साथ। ठीक जी सर। अब लीज कॉन्ट्रैक्ट में सर बेसिकली क्या लिखा हुआ, देखिए कॉन्ट्रैक्ट 1 है, द ओनर ऑफ द एप्पल ऑर्चर्ड्स जो लेसर है, रेज द एप्पल ट्री टू प्रोड्यूस एप्पल। ठीक है सर, जो आपका ओनर है ना वो क्या करेगा सर, एप्पल ट्री को सर उगाएगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, रेज करेगा एप्पल ट्री को और उससे सर एप्पल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। हमारा नाम क्या है, एबीसी लिमिटेड। ठीक जी सर। एबीसी लिमिटेड लेसी मेक ए फिक्स एनुअल पेमेंट टू द ओनर ऑफ द एप्पल ऑर्चर्ड हु इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट द प्रोड्यूस एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द एबीसी लिमिटेड। सर वो प्रोड्यूस को कल्टिवेट करेगा जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है। एबीसी लिमिटेड हार्वेस्ट द एप्पल इटसेल्फ फॉर फुलफिलिंग इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ एप्पल। देखिए सर हम लोग यहाँ पे हार्वेस्ट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटी में सर मैनेजमेंट आता दो चीजों का, एक तो सर आपको क्या करना पड़ेगा सर बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, और सेकंड सर क्या आएगा आपका, सर सेकंड आएगा आपका सर हार्वेस्ट। यहाँ पे हार्वेस्ट कवर है सर लेकिन बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कवर नहीं है, इसलिए सर ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी में नहीं आएगा। ठीक जी सर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, वेदर एबीसी लिमिटेड इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी एज पर इंड 41 इन बोथ ऑफ द केसेज। सर पहले केस में सर आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। ठीक जी सर। आइए मैं एक बार एक काम करता हूँ, इसका सॉल्यूशन रीड करा देता हूँ आपको। देखिए, एज पर कॉन्ट्रैक्ट 1 ड्यूरिंग द 3 ईयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एबीसी लिमिटेड ओनली हार्वेस्ट, सर वो केवल क्या कर रहा है, हार्वेस्ट कर रहा है सर। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन सर उसका ओनर कर रहा है सर, वो नहीं कर रहा, मतलब एबीसी लिमिटेड नहीं कर रहा सर, जो आपका एप्पल ऑर्चर्ड का सर ओनर है वो कर रहा है, लेसर कर रहा है सर। तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ना होने की वजह से हम लोग इसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं मानेंगे। ठीक जी सर। आगे देखिए क्या लिखता है, कॉन्ट्रैक्ट 2 एबीसी लिमिटेड ऑब्टेन द एप्पल ऑर्चर्ड फ्रॉम ओनर that is the lesser to raise the apple tree for subsequent harvest of the apple to ensure that apples are as per the requirement of ABC Limited। ठीक है सर। यहाँ पे देखिए एबीसी ने क्या किया सर, एप्पल ऑर्चर्ड को ओनर से लिया एप्पल ट्री रेज करने के लिए। बात सुनिए, यहाँ पे सर ट्री किसने रेज किए थे सर, यहाँ पे ट्री रेज किए थे ओनर ने, लेकिन यहाँ पे सर एबीसी लिमिटेड खुद ट्री को रेज कर रही है सर। सर इसका मतलब क्या है कि बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा एंड हार्वेस्ट ऑफ द एप्पल टू एंश्योर दैट द एप्पल आर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड। ठीक है। एबीसी लिमिटेड मेक ए फिक्स एनुअल पेमेंट टू द ओनर, तो सर यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी आ जाएगी। सर नोट एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ठीक जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर सर 14, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका सर एज पर इंडिया 10 है। आइए मैं एक काम करता हूँ, 2 से 3 मिनट लेके एक बार इंडिया 10 के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सर इंडिया 10 ये कहता है, ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है, 1 अप्रैल 23 को स्टार्ट होता है, 31 मार्च 24 को सर ईयर एंड होता है। ठीक जी सर। सर इंडिया 10 ये कहता है कि कोई भी ऐसा इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद और आपका अप्रूवल डेट से पहले, मान लो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी अप्रूव हो रही है 31 जुलाई को। ठीक जी सर। अगर कोई भी इवेंट होता है तो सर उसे हम सर क्या करेंगे सर, ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे, कहता है जो इवेंट यहाँ पे हुआ है अगर उसके अगेंस्ट कंडीशन या कॉन्टिजेंसी सर बैलेंस डेट पे एग्जिस्ट करती थी वो एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा।
अगर सर कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती सर, वो आपका नॉन एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा। उसे हम क्या करेंगे सर, उसे हम लोग नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक जी सर। चलिए, तो सर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी इंड एस 10 की बात आएगी, हम आइडेंटिफाई करेंगे सर कि जो इवेंट है क्या वो बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल डेट से पहले, आंसर इज यस। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या उसके अगेंस्ट कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट कर रही थी बैलेंस डेट पे, आंसर इज यस। तो सर अपना एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा, अदरवाइज क्या बन जाएगा सर, नॉन एडजस्टेबल इवेंट। ठीक जी सर। H Limited constructed a warehouse at a cost of 10 lakh in April X1। सर एच ने क्या किया है, एक वेयर हाउस बनाया सर 10 लाख की कॉस्ट पे X1 में। ठीक है, इट फर्स्ट बिकेम अवेलेबल फॉर यूज बाय एच लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल X2। सर 1 अप्रैल X2 से सर ये पहली बार अवेलेबल हो पाया है। ठीक है जी सर। ऑन 29 अप्रैल आपका X6 3 4 5 6 4 ईयर के बाद सर अब यहाँ पे अवेलेबल फॉर यूज लिखा है। देखिए, एक होता है रेडी टू यूज, एक होता है सर एक्चुअल यूज। ठीक जी सर, मतलब पुट टू यूज। हम लोग से जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो रेडी टू यूज से करते हैं, तो अवेलेबल फॉर यूज मतलब रेडी फॉर यूज है यहाँ पे, नोट सर एक्चुअल मतलब यूज। एक्चुअल यूज भी हालांकि इसी डेट पे है, लेकिन अगर एक्चुअल यूज बाद में होता तो भी हम लोग क्या करते सर, अवेलेबल फॉर यूज रेडी फॉर यूज से सर डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट करते थे। ठीक जी सर। ऑन 29 अप्रैल X6 एच लिमिटेड डिस्कवर्ड दैट इट वेयर हाउस वॉज डैमेज। सर एक काम करते हैं, लास्ट ईयर के लिए डायग्राम बना लेते हैं। 1 अप्रैल आपका 5, 31 मार्च X6। ठीक जी सर। अब घटना कब की सर, 29 अप्रैल X6 की। क्या लिखते हैं, ऑन 29 अप्रैल X6 एच लिमिटेड डिस्कवर्ड दैट इट्स वेयर हाउस वॉज डैमेज्ड। सर यहां पे ना आपका 29 अप्रैल को एच को पता लगा कि जो वेयर हाउस है वो डैमेज हो गया है। ठीक है जी सर। ड्यूरिंग अर्ली मई X6, अगले महीने सर स्टार्टिंग मई, एन इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट द डैमेज वाज ड्यू टू ए स्ट्रक्चरल फॉल्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेयर हाउस। सर जो वेयर हाउस था ना उसके कंस्ट्रक्शन में सर एक फॉल्ट था। ठीक है, जिसकी वजह से सर क्या हुआ, ये डैमेज हुआ है। इसका मतलब सर क्या है, इवेंट कब हुआ, बैलेंस शीट डेट के बाद। अप्रूवल डेट एक बार चेक कर लेते हैं, उससे पहले अगर होता तो इंड एस 10 में कवर हो जाएगा। ठीक जी सर। क्या इसके अगेंस्ट कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट कर रही थी। सर देखिए, जो वेयर हाउस था उसमें डैमेज सर बाद में हुआ, लेकिन सर जो डैमेज का रीजन रहा ना, ये देखिए ये लाइन पढ़िए, एन इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट द डैमेज वाज ड्यू टू ए स्ट्रक्चरल फॉल्ट इन द कंस्ट्रक्शन। सर वेयर हाउस के कंस्ट्रक्शन में ना एक आपका स्ट्रक्चरल फॉल्ट था, जिसकी वजह से आपका ये डैमेज हुआ। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये है कि कंडीशन सर बैलेंस डेट पे एग्जिस्ट करते, तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसे एडजस्टेबल इवेंट मान के चलेंगे, एडजस्ट कर देंगे। ठीक जी सर। द फॉल्ट बिकेम अपॉन when the warehouse building leaked severely after heavy rainfall in the week ended 27 April X6। ठीक है, the discovery of the fault is an indication of impairment। ठीक है, so H Limited was required to estimate the recoverable amount of its warehouse as on 31st March X6, that this estimate was 6 lakh। ठीक है, furthermore H Limited reassessed the useful life of the warehouse at 20 year from the date that it was ready for use। ठीक जी सर। सर आपने लाइव भी रीएसएस की और 20 ईयर है सर, ओरिजिनल मतलब यहाँ से ना आपका कब से, 1 अप्रैल X2 से। ठीक जी सर। बिफोर डिस्कवरिंग द फॉल्ट एच लिमिटेड हैड एप्रिशिएटेड द वेयर हाउस ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड टू ए नील रेजिडुअल वैल्यू ओवर इट्स एस्टिमेटेड 30 ईयर यूजफुल लाइफ। पहले सर 30 ईयर के हिसाब से वो क्या करते, डेप्रिसिएशन चार्ज करे थे। ठीक जी सर। सीपेज ऑफ रेन वाटर थ्रू द क्रैक इन द वेयर हाउस कोस्ट डैमेज टू इन्वेंट्री वर्थ अबाउट 1 लाख कोस्ट प्राइस एंड बिकेम अनसेलेबल। सर देखिए 1 लाख की सर यहाँ पे इन्वेंट्री वेस्ट कर दी है। अब सर जो 1 लाख की इन्वेंट्री वेस्ट हुई है, क्या इन्वेंट्री के अगेंस्ट कंडीशन या कॉन्टिजेंसी बैलेंस डेट पे एग्जिस्ट करती थी, नहीं सर। तो सर ये आपका एडजस्टेबल इवेंट नहीं बनेगा, नॉन एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा। इसे हम क्या करेंगे, नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक जी सर। चलिए आगे लिखता, द एंटायर डैमेज इन्वेंट्री वाज ऑन हैंड एज एट 31 मार्च X6। हालांकि इन्वेंट्री यहाँ पे अवेलेबल थी, लेकिन सर यहाँ पे इन्वेंट्री गुड कंडीशन में थी, और जब इन्वेंट्री सर यहाँ पे गुड कंडीशन में थी और यहाँ पे सर डैमेज कंडीशन में आई है इवेंट होने की वजह से, तो सर जो डैमेज कंडीशन है सर उसकी कंडीशन या कॉन्टिजेंसी सर बैलेंस डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो नॉन एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा। ठीक जी सर। द एंटायर डैमेज इन्वेंट्री वाज ऑन हैंड एज एट 31 मार्च X6। एच लिमिटेड हैज नॉट इंश्योर्ड अगेंस्ट एनी ऑफ द लॉसेज। सर एच ने कोई भी इंश्योरेंस नहीं करा रखा था। ठीक, इट अकाउंट्स फॉर ऑल इट्स प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट अंडर द कॉस्ट मॉडल। ठीक है, एच लिमिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च X6 वर अप्रूव्ड फॉर इशू बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 28 मई। सर 28 मई को सर जो आपके अकाउंट है वो अप्रूव हुए हैं। इसका मतलब सर ये क्या बन गया आपका, सर इवेंट
अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बन गया। और हमें सर यहाँ पे इंफॉर्मेशन के हिसाब से पता लगा है कि सर यहाँ पे जो वेयर हाउस बना था उसमें सर, मतलब जब वेयर हाउस स्टार्टिंग से बना था सर उसमें फॉल्ट था, तो सर ये आपका क्या बन गया, एडजस्टेबल इवेंट बन गया। ठीक जी सर। You are required to prepare accounting entry to record the effect of the event after the end of the reporting period in accounting record of H Limited for the year ended. Kindly ignore tax impact. देखिए सर, हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करे थे कैसे चार्ज करे थे, 30 ईयर के हिसाब से। ठीक जी सर। 2 3 3 4 4 5 हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा सर? असेट की कॉस्ट है 10 लाख डिवाइड बाय 30 ईयर। सर हमने पर एनम 33,333 के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा 3 साल सर। आपका X2 X3 X3 X4 X4 X5 सर 1 लाख का अमाउंट डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर लिया होगा। तो 1 अप्रैल X5 को सर जो कैरिंग अमाउंट बचेगा सेट का सर वो 9 लाख बच जाएगा। ठीक जी सर। और हमने फिर क्या किया होगा सर, बिफोर दिस एडजस्टेबल इवेंट सर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया होगा इसके ऊपर सर 5 टाइम 3। ठीक जी सर। अब सर देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो यूजफुल लाइफ है ना स्टार्टिंग से, अब 20 ईयर माने इंस्टेड ऑफ 30 ईयर। ठीक, तो इसका मतलब सर कितनी लाइफ बच गई, 17 ईयर। तो 9 लाख डिवाइड बाय सर 17 ईयर सर आपका 52,941 का डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था। हमने डेप्रिसिएशन कितने चार्ज किया सर? हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया दिस अमाउंट से। तो सर हम एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एज ए एडजस्टेबल इवेंट सर कितने से, 19,608 से। ठीक जी सर, 19,608 डेप्रिसिएशन टू वेयर हाउस और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। ठीक जी सर। सर अब यहाँ पे सर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने इसके बाद कैरिंग अमाउंट कितना आएगा, देखिए 9 लाख माइनस आपका 5 टाइम 3 माइनस सर आपका 19,608 सर कैरिंग अमाउंट आ गया 847,059। ठीक, रिकवरेबल अमाउंट सर 6 लाख दे रखा है, तो हम क्या करेंगे सर 247,059 का सर इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक जी सर। आगे देखिए क्या लिखता है, डिस्कस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन द अबव केस एज पर द रेलिवेंट इंड एस। देखिए सर जो आपका वेयर हाउस है सर वो एक एडजस्टेबल इवेंट बन गया क्योंकि सर पहले से उसमें स्ट्रक्चरल फॉल्ट था, लेकिन सर वो प्राइवेट आइटम नहीं बनेगी क्योंकि सर जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी सर उसके हिसाब से सर हमने उसका करेक्ट ट्रीटमेंट कर रखा था। क्योंकि जब सर लीकेज हुई तब पता लगा है कि इसके अंदर सर आपका स्ट्रक्चरल फॉल्ट था, अदरवाइज सर गुड फेथ के हिसाब से सर और एक दी हुई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सर हम पता नहीं लगा सकते थे, इसलिए ये प्राइवेट आइटम नहीं है। ठीक, लेकिन सर जो इन्वेंट्री है सर ये आपका क्या बन जाएगा, नॉन एडजस्टेबल इवेंट सर, इसे हम क्या करेंगे नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक जी सर। Will your answer be different if there was no structural fault and damage to the warehouse had been caused by an event that occurred after 31st March? वो ये कह रहा है सर अगर कोई स्ट्रक्चरल फॉल्ट नहीं होता और डैमेज होता सर आपका बाद के इवेंट के बेस पे, मतलब 31 मार्च के बाद के इवेंट के बेस पे, तो सर फिर ये आपका नॉन एडजस्टेबल इवेंट बन जाता है क्योंकि कंडीशन अकॉर्डिंग सर आपकी बैलेंस डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक जी सर। ये देखिए सर नॉन एडजस्टेबल इवेंट सर 1 लाख हम क्या करेंगे सर जो लॉस है उसे नोट्स अकाउंट में दिखा देंगे। ठीक जी सर। और सर ये आपका प्राइवेट नहीं बनेगा। द इफेक्ट ऑफ द डैमेज टू द वेयर हाउस आर रिकॉग्नाइज इन द ईयर X5 X6 रिपोर्टिंग पीरियड। प्रायर पीरियड विल नॉट बी एडजस्टेड बिकॉज दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर प्रिपेयर्ड इन गुड फेथ रिगार्डिंग estimate of the useful life, assessment of impairment indicator etc and had not affect the financial of prior years। ठीक जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं और इस आरटीपी के सबसे प्यारे क्वेश्चन पे चलते हैं, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट इंड एस 36। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और जो कॉन्सेप्ट है मैं साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। एज एट 31 मार्च X1 द असेट ऑफ ए सीजीयू आर बीइंग रिव्यूड फॉर इम्पेयरमेंट। सर 31 मार्च X1 को जो सीजीयू के सेट थी उन्हें सर इम्पेयरमेंट के लिए रिव्यू किया गया। ठीक जी सर। द कैरिंग वैल्यू ऑफ द सीजीयू नेट असेट इज 65 लाख। सर जो कैरिंग वैल्यू थी सीजीयू की, यहाँ पे नेट असेट वर्ड लिखा, प्लीज ध्यान से वर्ड पढ़ना, ये नेट असेट लिखा सर। इट मीन्स क्या, असेट माइनस लायबिलिटी। ठीक जी सर। कितने से सर 65 लाख से, एक्सक्लूडिंग एनी रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन, रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन को एक्सक्लूड करके, एंड रिमेनिंग यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड असेट इज 8 ईयर। ठीक है जी, जो सर आपके रिकॉग्नाइज्ड असेट है ना उनकी यूजफुल लाइफ 8 ईयर है। मैनेजमेंट अप्रूव्ड बजट एट 31 मार्च X1 इंक्लूड रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 350 टू बी इनकर्ड इन X2। सर जो मैनेजमेंट है उसने क्या किया, बजट अप्रूव किया कब,
31 मार्च X1 को इंक्लूड सर रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 350 टू बी इनकर्ड इन X2। सर X2 में सर क्या होगा आपका 350 की रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड होगी, ठीक जी सर। अब यहां पर सर एक क्वेश्चन उठता है, इंपेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, ठीक जी सर। सर जब हम लोग रिकवरेबल अमाउंट की बात करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? नेट सेलिंग प्राइस आपका, मतलब हम बोलते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और सर आपका वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर, ठीक जी सर। मैं दोबारा बोल देता हूँ, इंपेयरमेंट लॉस इक्वल टू कैरिंग अमाउंट माइनस सर आपका रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट सर हम एज पर द रिस्पेक्टिव प्रोविजन ऑफ इंडिया कैलकुलेट करते हैं। रिकवरेबल अमाउंट सर हायर ऑफ टू आता है, ए आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और सर बी क्या आएगा? बी आएगा सर आपका वैल्यू इन यूज, ठीक जी सर। अब सर क्या हम फ्यूचर की रिस्ट्रक्चरिंग को कंसिडर करते हैं या नहीं करते हैं? सर नहीं करते हैं दोस्त। सेंटेंस बेसिकली क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस लिखा हुआ है फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग को हम कंसिडर नहीं करेंगे सर जो कि अभी कमिटमेंट नहीं हुई है। फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग टू विच एन एंटिटी इज नॉट येट कमिटेड, ठीक जी सर। अब हमें ये देखना पड़ेगा सर कि जो ये रिस्ट्रक्चरिंग है क्या ये कमिटेड है नहीं है। सर अगर मैनेजमेंट ने बजट को अप्रूव कर दिया इट मीन सर ये क्या कमिटेड है, और कमिटेड है इसलिए सर इसे हम कंसिडर कर लेंगे। प्लीज ध्यान से बात सुनना, ये सर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनेजमेंट अप्रूव्ड बजट एट 31 मार्च X1 इंक्लूड रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 350 टू बी इनकर्ड इन X2। द रिस्ट्रक्चरिंग इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कॉस्ट सेविंग ऑफ 1 लाख पर एनम फ्रॉम X3 ऑनवर्ड, ठीक है सर। नेक्स्ट ईयर में मैनेजमेंट ने एक बजट अप्रूव किया जिसके तहत सर क्या होगा 350 की सर रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड होगी, ठीक है जी सर। और सर उसकी वजह से सर जो आपकी कॉस्ट है फ्यूचर में सर उसमें सेविंग हो जाएगी 1 लाख, मतलब 1 लाख के सर फ्यूचर में कैश फ्लो बढ़ जाएंगे, ठीक जी सर। Formal budget have been prepared for 3 years to 31st March X4. A zero growth rate is assumed because market conditions are extremely competitive and this is expected to continue for the foreseeable future. The future cash flow estimated are as follows. सर ये फ्यूचर के कैश फ्लो दे दिए। अगर रिस्ट्रक्चरिंग कंसिडरेशन है तो सर क्या होगा, और अगर रिस्ट्रक्चरिंग कंसिडरेशन नहीं है तो सर क्या होगा, ठीक जी सर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सर तो देखिए सर 350 का खर्चा हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, बिल्कुल ठीक है सर, और उसके बाद सर 1 लाख की सेविंग हो जाएगी सब कैश फ्लो में, ठीक जी सर। इन X2 द नेट कैश फ्लो विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग आपका 870 XC द नेट कैश फ्लो विद रिस्ट्रक्चरिंग सर आपका 520 बाय द अमाउंट ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट 350, ठीक है। द फ्यूचर कैश फ्लो विच एक्सक्लूड इन्फ्लेशन have been discounted at a rate of 4%. For simplicity, it has been assumed that the cash flow arise at the end of the each year, ठीक है। Compute impairment loss at 31st March X1 when restructuring cost is recognized in the financial statement। और अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट को सर रिकॉग्नाइज नहीं करते, बात सुनिए ध्यान से ना सर, क्या फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग कंसिडर करेंगे? आंसर इज सर नो, अगर सर कोई भी कमिटमेंट नहीं है। लेकिन अगर कमिटमेंट होगी तो इट मींस क्या सर, हम उसे इंक्लूड करेंगे। तो सर यहाँ पे मैनेजमेंट ने बजट अप्रूव कर दिया, इसका मतलब सर क्या हम उसे कंसिडर करेंगे। तो सर सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे हम लोग ना वैल्यू न्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि सर नेट सेलिंग प्राइस वगैरह नहीं दे रखा, तो वैल्यू न्यूज क्या बन जाएगा आपका रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगा। ये देखिए सर, ये आपके डिस्काउंट फैक्टर आ गए, ठीक जी सर। सर फ्यूचर नेट कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू आ गई विद रिस्ट्रक्चरिंग, और ये विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक जी सर। अगर हम रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करते तो सर उस केस में अगर आप देखेंगे तो सर ये रिकवरेबल अमाउंट आ गया, कैरिंग अमाउंट सर अपना 65 लाख से है, डिफरेंस सर क्या आ जाएगा आपका सर इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा कितने से 227 से, और रिस्ट्रक्चरिंग का अमाउंट नीला आ जाएगा। लेकिन अगर हम रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो सर हमें उस केस में सर जो प्रेजेंट वैल्यू मिलती है नेट कैश फ्लो की सर वो आपका 6514 है। और अगर मैं कैरिंग अमाउंट की बात करूँ तो कैरिंग अमाउंट सर यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पे जो कैरिंग अमाउंट है वो है सर आपका 65 लाख नेट असेट का है, एक्सक्लूडिंग एनी रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन। इट मींस क्या सर, नेट असेट कैसे कैलकुलेट की होगी, असेट माइनस लायबिलिटी, और सर लायबिलिटी में हमने सर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन कंसीडर नहीं कर रखा, इसका मतलब सर इसमें से माइनस कर देंगे 65 लाख माइनस सर 350, सर 6150 सर कैरिंग अमाउंट है, तो इंपेयरमेंट लॉस सर यहाँ पे नहीं आएगा। ये कैरिंग अमाउंट सर आपका वैल्यू न्यूज सर एक्सीड है, लेकिन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन सर हम प्रोवाइड कर देंगे, इंपेयरमेंट लॉस यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक। चले जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इंडेस 38 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा और आसान सा क्वेश्चन। देखिए एसएस लिमिटेड हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर X1 X2। सर एसएस लिमिटेड ने कुछ ट्रांजैक्शन की है X1 X2 में, ठीक जी सर।
एसएस लिमिटेड फॉलो एन अकाउंटिंग पॉलिसी टू एमोटाइज ऑल इंटेंजिबल एसेट ऑन एसएलएम, ठीक है, बेसिस और एनी अप्रोप्रिएट बेसिस ओवर ए मैक्सिमम पीरियड परमिटेड बाय रेलेवेंट इंड एज, ठीक है, टेकिंग ए फुल ईयर एमोटाइजेशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, ठीक जी सर। सर ये पॉलिसी बता दी कंपनी की कि जो इंटेंजिबल एसेट है सर उसे एसएलएम के बेस पर सर क्या किया जा रहा है, एमोटाइज किया जा रहा है, ठीक है जी सर। और सर या कोई और एप्रोप्रिएट बेस है रेलिवेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग, और फुल ईयर ऑफ एमोटाइजेशन लेंगे जिस ईयर में सर हमने क्या किया, एक्वायर किया, ठीक। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए शेड्यूल शोइंग द इंटेंजिबल सेक्शन इन एसएस लिमिटेड बैलेंस शीट, ठीक है, एंड ए शेड्यूल शोइंग द रिलेटेड एक्सपेंसेस दैट वुड अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, ठीक जी सर। आसान सा क्वेश्चन है, देखिए 1 अप्रैल X1 को एसएस लिमिटेड परचेज द नेट असेट ऑफ एम लिमिटेड फॉर 1320। सर इसका मतलब क्या है कि आपने एक बिजनेस एक्वायर किया सर, बिजनेस कॉम्बिनेशन बन गया, इंड एस 103 लग गया, ठीक जी सर। फेयर वैल्यू ऑफ एम लिमिटेड सर आइडेंटिफाई नेट असेट सर कितने, 10 लाख से सर 320 की गुडविल आ गई। देखिए सर एज पर इंड एस 36 3 असेट ऐसी जिनका हम एनुअल इंपेयरमेंट करते हैं सर। एक आपका गुडविल अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन, सेकंड सर आपका इंटेंजिबल असेट सर जिसकी इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ है, और थर्ड सर इंटेंजिबल असेट सर जो अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, ठीक जी सर। अगर आप यहां पे देखेंगे सर तो ये गुडविल है सर आपकी एज पर बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो सर हम इसका एनुअल इंपेयरमेंट करेंगे या इंपेयरमेंट के इंडिकेशन होंगे, लेकिन सर इसका कभी भी एमोटाइजेशन नहीं होता, ठीक जी सर। अगर क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया कि कंपनी ने पॉलिसी बना ली एमोटाइज करने, तो सर वो पॉलिसी ही गलत है, ठीक जी सर। चले हाँ जी सर, आइए मैं फिर से बता दूं 3 असेट के बारे में। हाँ जी सर, एक वो असेट सर जो इंटेंजिबल असेट है, इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ है, एक सर वो इंटेंजिबल असेट सर जो सर अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, और थर्ड सर आपका गुडविल आपका अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक जी सर। एसएस लिमिटेड इज ऑफ द व्यू दैट ड्यू टू पॉपुलरिटी ऑफ एम लिमिटेड प्रोडक्ट द लाइफ ऑफ द गुडविल इज 10 ईयर। सर हम यहाँ पे एमोटाइज नहीं करेंगे, तो गुडविल सर आपकी 320 से आ जाएगी, उसके अगेंस्ट कोई भी एक्सपेंडिचर सर आपका नहीं आएगा। 320 की गुडविल आ गई, बैलेंस शीट में सर ये गुडविल चली जाएगी, ठीक जी सर। ऑन 4 मई X1 एसएस लिमिटेड परचेज ए फ्रेंचाइजी टू ऑर्गेनाइज म्यूजिकल show from a TV for which 80 lakh and at an annual fee of 2% of the musical show revenue। सर जो भी आपका रिवेन्यू आएगी ना उसके 2% सर चार्ज किए जाएंगे, ठीक है जी सर। मतलब देखिए हमने क्या किया सर, एक फ्रेंचाइजी ली और सर 80 लाख उसको पे कर दिए, और सर जो कंपनी है जिसने हमें सर ये फ्रेंचाइजी दे रखी है वो क्या करेगी सर, जो भी हमारी सर रिवेन्यू आएगी म्यूजिकल शो से सर उसका 2% हमें पे करना पड़ेगा। सर ये रेकरिंग नेचर का खर्चा होगा, ठीक जी सर। द फ्रेंचाइजी एक्सपायर आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। म्यूजिकल शो रिवेन्यू वर आपका 10 लाख फॉर द फाइनेंशियल ईयर X1 X2। तो सर इसका मतलब 2% सर इसका हमें क्या करना पड़ेगा सर, अमाउंट पे करना पड़ेगा। 20,000 सर अपना रेकरिंग एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है जी सर। 80 लाख से सर हम लोग क्या करेंगे सर, आपका इंटेंजिबल असेट रिकॉर्ड करेंगे फ्रेंचाइजी के नाम से। आगे लिखता है द प्रोजेक्टेड फ्यूचर रिवेन्यू फॉर द फाइनेंशियल ईयर X2 X3 इज 25 लाख एंड 30 लाख पर एनम फॉर द रिमेनिंग 3 ईयर आफ्टर, ठीक जी सर। तो सर हमें यहाँ पे इस 80 लाख को कैसे एमोटाइज करना चाहिए, देखिए इंड एस 38 ये कहता है कि इंटेंजिबल एसेट को आप एमोटाइज करेंगे इन द रेस ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट। अगर एक्सपेक्टेड बेनिफिट रिलायबल नहीं है सर, ठीक, तो उस केस में सर आप एसएलएम मेथड लगाएंगे, ठीक जी सर। तो सर यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, एसएलएम मेथड लगा रखा है और एक सर रीजन दे रखा है उसका। आइए देखिए सर यहाँ पे सर क्योंकि आपका पूरे साल को हम एमोटाइज, पूरे साल के लिए एमोटाइजेशन करेंगे सर जिस ईयर में हमने परचेज किया, ठीक जी सर। आपका सर 20,000 का फी फॉर फ्रेंचाइजी आ गया, और आपका सर 16 लाख का एमोटाइजेशन आ गया जी सर, और 64 लाख से सर आपकी असेट आ गई। और एक बार ये रीजन देखिए क्या लिखता है इंस्टीट्यूट, एज पर द इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन द लिमिटिंग फैक्टर इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द यूज इज टाइम दैट इज 5 ईयर एंड नॉट द फिक्स टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी जनरेटेड, ठीक है। Therefore, an amortization method that is based on the revenue generated by an activity that includes the use of intangible asset is inappropriate and amortization based on the time can only be applied, ठीक। चले आगे जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। On 4 July X1 SS Limited was granted a copyright that had been applied for by M Limited, ठीक है। During the financial year X1 X2 एसएस लिमिटेड इनकट 250 ऑन लीगल कॉस्ट टू रजिस्टर द पेटेंट, ठीक है सर। तो आपका ये अमाउंट कैपिटलाइज हो जाएगा एंड 7 लाख एडिशनल कॉस्ट टू सक्सेसफुल प्रोसिक्यूट ए कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट सूट अगेंस्ट ए कंपटीटर। देखिए सर अगर हम कोई भी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इनकट करते हैं इंटेंजिबल एसेट पे, तो सर हम उसे कैपिटलाइज नहीं करते, ठीक, क्योंकि सर उसकी वजह से कितने बेनिफिट हमें मिलेंगे सर हम उसे अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक। तो सर 7 लाख अपना
खर्चा हो जाएगा, और 250 सर हम लोग क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। लाइफ सर 10 ईयर है, तो सर 25,000 सर आपका एमोटाइजेशन का अमाउंट आ जाएगा। चले जी सर, ये देखिए 7 लाख लीगल कॉस्ट, कॉपीराइट का एमोटाइजेशन 225, 6945 सर ये आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा। सर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख है सर, जो हमने म्यूजिकल शो से सर रिवेन्यू अर्न की, ठीक जी सर। आपका एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ठीक जी सर। चलिए लीगल कॉस्ट के नाम से आ जाएगा सर 7 लाख आपका, ये देखिए लीगल कॉस्ट ऑन कॉपीराइट। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। ऑन 1 अक्टूबर X1 XY लिमिटेड कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पावर जनरेटिंग फैसिलिटी, ठीक है। द टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वाज ₹2 करोड़, ठीक है। द फैसिलिटी वाज कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड फ्रॉम 1 अक्टूबर X1 बट XY लिमिटेड डिड नॉट ब्रिंग द फैसिलिटी इनटू यूज अंटिल 1 जनवरी X2। सर जो फैसिलिटी है ना, वो कैपेबल है सर यूज होने के लिए कब से, 1 अक्टूबर से, बट XYZ ने सर क्या किया, फैसिलिटी को यूज किया सर 1 जनवरी से। देखिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सर अपनी 2 करोड़ है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, जिस डेट पे सर असेट रेडी टू यूज होती है सर, उस डेट पे हम क्या करते हैं, अमाउंट को कैपिटलाइज कर देते हैं सर। इस डेट पे हम क्या करेंगे सर, 2 करोड़ के अमाउंट को कैपिटलाइज करते हैं, ठीक जी सर। चलिए एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द फैसिलिटी सर आपका 1 अक्टूबर को कितनी है, 40 है, ठीक जी सर। अंडर लीगल रेगुलेशन इन द जुरिडिक्शन इन विच XY ऑपरेट, देयर आर नो रिक्वायरमेंट टू रिस्टोर द लैंड on which power generating facility stand to its original state at the end of the useful life of the facility। देखिए सर कोई लीगल ऑब्लिगेशन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कंस्ट्रक्टिव अगर ऑब्लिगेशन है तो सर उससे भी हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक। हाउएवर XY लिमिटेड हैज ए रेपुटेशन फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस इन एन environmentally friendly way and has previously chosen to restore similar land even in the absence of such legal requirement। मतलब अपनी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक। द डायरेक्टर ऑफ आपका द डायरेक्टर ऑफ, एक सेकेंड, the director of XY Limited estimate that the cost of restoring the land in 40-year time based on prices prevailing at that time, ठीक है, would be 1 करोड़। ओके सर, जो रिस्टोरिंग कॉस्ट आएगी ना वो आपका 1 करोड़ की आएगी। Irrelevant annual discount rate to use in any discounting calculation is 5%. When the annual discount rate is 5%, the present value of one receivable in 40-year time is approximately 0.142, ठीक जी सर। तो सर यहाँ पे जो अमाउंट आएगा आपका 1 करोड़ इंटू 0.142, 14,20,000 का अमाउंट आ गया। तो हम इसे सर क्या करेंगे, देखिए ये जो अमाउंट का एस्टिमेट है ये एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 37 लगा होगा। ये प्रेजेंट वैल्यू सर जो कैलकुलेट हुई एज पर इंड AS 37 कैलकुलेट हुई, लेकिन इसे हम कैपिटलाइज कर देंगे सर, ठीक जी सर, प्लस 2 करोड़। तो सर जो कॉस्ट ऑफ पीपी आ जाएगी 2 करोड़ 14,20,000 आ जाएगी। यूजफुल लाइफ सर कितनी, 40 ईयर है सर। 6 मंथ का हम क्या करेंगे सर, डेप्रीसिएशन चार्ज कर लेंगे, ठीक जी सर। क्योंकि सर जो असेट है अपनी रेडी टू यूज होगी सर कब से, सर 1 अक्टूबर से, ठीक जी सर। तो सर डेप्रीसिएशन आ गया अपना 267,750, ठीक जी सर। 2 करोड़ 14,20,000 माइनस सर 267,750 सर, 2 करोड़ 11,52,250 सर क्या आ गया आपका क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट आ गया, ठीक जी सर। सर ये डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट में चार्ज हो जाएगा, और आपका इंटरेस्ट कॉस्ट सर ऑन आपका प्रोविजन अमाउंट, अनवाइंडिंग ऑफ प्रोविजन आ जाएगा सर आपका 1420 इंटू डिस्काउंट रेट 5% है 6 मंथ के लिए सर 35,500। ये देखिए सर ये क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट आ गया, ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया, ये आपका सर जो अनवाइंडिंग ऑफ द डिस्काउंटेड अमाउंट है सर P&L अकाउंट में सर चार्ज कर लेंगे, ये आ गया सर। अच्छा सर क्लोजिंग प्रोविजन का अमाउंट आ जाएगा अपना 14,20,000 प्लस सर 35,500 सर ये अमाउंट आ गया, ठीक जी सर। सर डेप्रिसिएशन को P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, चले हाँ जी सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सर 18 इंड AS 23 का क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और इसमें सर एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड कमेंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्लांट क्वालिफाई एसेट, ठीक सर। एक्स ने क्या किया सर, एक प्लांट
के का कंस्ट्रक्शन कमेंस किया, ठीक है, जो कि क्वालिफाई एसेट है, ऑन 1 सितंबर। एस्टिमेटेड टू कॉस्ट ₹10 करोड़, ठीक है सर, 10 करोड़ का उसके ऊपर खर्चा होगा। फॉर दिस पर्पज एक्स लिमिटेड हैज नॉट रेज्ड एनी स्पेसिफिक बोरोइंग, सर इस पर्पज के लिए एक्स ने सर कोई भी स्पेसिफिक बोरोइंग रेज नहीं की, ठीक जी सर। रेदर इट इंटेंड टू यूज जनरल बोरोइंग विच हैव ए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ 11%, ठीक है। टोटल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड आपका 1 सितंबर से लेकर सर 31 मार्च तक आपका 0.5 करोड़ है, सर ये आपका टोटल बोरिंग कॉस्ट आ गई, ठीक जी सर। देखिए इंड AS 23 ये कहता है कि सर जो आप बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे वो आपका एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सर जो भी बोरिंग कॉस्ट निकलेगी सर हम उसका इससे कंपैरिजन करेंगे, अगर वो सर जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज का अमाउंट निकल के आएगा अगर वो इससे कम है तो सर उतना अमाउंट कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक जी सर। द अदर रेलिवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्रूड दे दिया, मतलब एक्रूड के हिसाब से ये खर्चा हो गया, और सर यहाँ पे आपका कैश का आउटफ्लो दे दिया सर, मतलब आपने एडवांस में पे कर रखा, ठीक जी सर। चलिए आगे देखिए क्या लिखता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट शुड बी कैपिटलाइज्ड टू द कॉस्ट ऑफ द प्लांट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। सर कौन सा अमाउंट हमें सर जो है आपका इंटरेस्ट का कैपिटलाइज करना चाहिए। देखिए यहाँ पे मेन मुद्दा ये उठेगा कि सर जो हमें अमाउंट बोरिंग कॉस्ट का कैलकुलेट करना है, क्या वो हम एक्रूड बेस पे कैलकुलेट करेंगे या सर आपका जो हमने एडवांस पे किया उसके बेस पे कैलकुलेट करेंगे। आइए मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए सर क्या होता है, मैं एक कंपनी हूं, मैंने क्या किया सर एक प्रोजेक्ट लगाया, मान लो सर जो प्रोजेक्ट है उस पर 100 करोड़ की कॉस्ट आएगी, ठीक है, कितनी कॉस्ट आएगी सर 100 करोड़ की, ठीक जी सर। अब सर अगर 100 करोड़ की कॉस्ट आएगी तो मुद्दा ये उठता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होगा क्या वो घर से पैसे लगाया पैसे मेरे से मांगेगा। सर जनरली तो पैसे वो आपसे मांगेगा, क्योंकि इतना मेजर अमाउंट सर वो अपने घर से कैसे लगाएगा। तो सर अब जो वो मेरे से पैसे मांगेगा प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से समझना, तो सर क्या मैं उसे पूरे पैसे दे दूंगा आज ही कि लो भैया पैसे लो और काम स्टार्ट कर दो, नहीं सर, मैं उसे कुछ पैसे दूंगा तो वो क्या करेगा सर कुछ पैसे यूज करेगा और उसके बाद फिर से पैसे मांगेगा, ठीक जी सर। तो सर ये रूटीन चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं सर यहाँ पे जो एडवांस दिए गए सर ये इसी कंटेक्स्ट में है क्वेश्चन ना, चले जी सर। हालांकि मैंने 100 करोड़ ले लिया, यहाँ पे सर आपका 10 करोड़ कह रहा हूँ, ठीक जी सर। इंड AS 23 ये कहता है कि आप बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर स्पेसिफिक बोरोइंग है तो आप क्या करेंगे सर एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट माइनस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक बोरोइंग, ठीक जी सर। लेकिन सर जो स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट है उसका कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करेंगे जब सर 3 कंडीशन पूरी हो जाएगी। पहली कंडीशन सर एंटिटी ने एक्सपेंडिचर इनकर कर दिया सेट के ऊपर, देयर मस्ट बी बोरोइंग कॉस्ट, और थर्ड है सर नेसेसरी एक्टिविटी स्टार्ट करती हो, ठीक जी सर। सर जिस डेट पे तीनों कंडीशन पूरी हो जाएगी उस डेट पे हम क्या करेंगे बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे, और सर स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में हम क्या करेंगे उस डेट से सर जो भी एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट आएगी एज रिड्यूस्ड बाय टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक बोरोइंग, ठीक जी सर। सर ये तो बात होगी स्पेसिफिक बोरोइंग की। अगर सर स्पेसिफिक बोरोइंग और जनरल बोरोइंग दोनों है तो हम पहले स्पेसिफिक बोरोइंग को यूज करेंगे, ठीक, उसके बाद जनरल बोरोइंग को। अगर स्पेसिफिक बोरोइंग नहीं तो सर फिर हम क्या करेंगे जनरल बोरोइंग को यूज करेंगे। तो जनरल बोरोइंग में बोरोइंग कॉस्ट हम कैसे कैपिटलाइज करेंगे, कहता सर सबसे पहले आप क्या करेंगे अमाउंट इनकर्ड निकालेंगे क्वालिफाई सेट के ऊपर, ठीक जी सर। उसके बाद सर आप क्या करेंगे कैपिटलाइजेशन रेट से सर मल्टीप्लाई कर देंगे। कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकलेगा सर जितनी भी सर ड्यूरिंग द ईयर आपकी आउटस्टैंडिंग जनरल बोरोइंग है सर उसके ऊपर जो भी बोरोइंग कॉस्ट है सर उसका हम क्या करेंगे सर कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सर जैसे मान लो हमने सर 2 बोरोइंग ले रखी है 1 लाख की 11% के हिसाब से और सर 3 लाख की मान लो 12% के हिसाब से। तो सर पूरे साल अपनी जनरल बोरोइंग कॉस्ट कितनी है सर अपना 11,000, सर 36,000, ठीक जी सर, ये 12% है। एक सेकेंड सर ये अमाउंट आ गया अपना 47,000 डिवाइड बाय सर आपका 4 लाख, सर 11.75 सर आपका क्या आ गया सर जनरल बोरोइंग रेट आ गया। तो जो भी हमने सर अमाउंट इनकर्ड किया क्वालिफाई सेट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे सर इस रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक जी सर। अच्छा अब सर जो हमने अमाउंट इनकर्ड किया क्वालिफाई सेट के ऊपर सर उसको कैसे कैलकुलेट करें, कहता है सर जो भी आपने पेमेंटें की है कैश में वो आ जाएंगी, जो भी आपने क्या किया पेमेंटें की है कैश में वो आ जाएंगी, बिल्कुल ठीक है सर। अगर आपने कोई और असेट ट्रांसफर की है तो सर वो आ जाएंगी, ठीक जी सर। सर अगर कोई लाइबिलिटी एक्री हुई है तो वो इंटरेस्ट बेरिंग लाइबिलिटी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए इंटरेस्ट बेरिंग लाइबिलिटी होनी चाहिए, ठीक। हाँ अगर कोई प्रोग्रेसिव पेमेंट मिली या गवर्नमेंट ग्रांट मिली उससे हम क्या करेंगे इसे रिड्यूस कर देंगे, ठीक जी सर। अब बात सुनिए ध्यान से ना सर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, सामने वाली पार्टी कहती है कि साहब पहले पैसे दो फिर मैं काम स्टार्ट करता हूँ, ठीक जी सर। अब सर 1 मिनट के लिए मान लो हमने पैसे नहीं दिए,
और हमने क्या किया सर, उसको बोल दिया कि काम स्टार्ट कर लो, और मान लो सर उसने काम स्टार्ट भी कर लिया 1 मिनट के लिए, ठीक जी सर। तो सर अप्रैल में मान लो सर उसने 5 करोड़ का खर्चा कर दिया, और सर नो इंटरेस्ट बेरिंग लाइबिलिटी है, कोई इंटरेस्ट बेरिंग लाइबिलिटी नहीं है, मतलब हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करना, हमने कोई कैश पेमेंट नहीं की, हमने कोई एसेट ट्रांसफर नहीं की। सर अगर आप देखेंगे तो जो जर्नल बोरोइंग है, क्या मेरी यहाँ पे यूज हुई है? जो मेरी जर्नल बोरोइंग है क्या यहाँ पे यूज हुई है? नहीं सर, जर्नल बोरोइंग तो यहाँ पे यूज हुई नहीं। देखिए स्पेसिफिक बोरिंग के केस में सर एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट आ जाती है, ये बात मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, लेकिन जनरल बोरिंग के केस में सर वो बोरिंग यूज तो होनी चाहिए, सर यहाँ पे यूज तो हुई नहीं। तो सर एप्रोप्रिएट क्या माना जाता है? एप्रोप्रिएट माना जाता है कि जब आप कैश पेमेंट करेंगे, ठीक जी सर, सर या फिर आपने एसेट ट्रांसफर कर दी, या सर आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट बेरिंग लाइबिलिटी सर कंसिडर करेंगे, ठीक जी सर। तो सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें क्या करना सर, इसके हिसाब से सर बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना, ठीक जी सर। अब इंस्टीट्यूट ने सर जो इसका आंसर दिया, जो बातें मैंने आपको बताई वो सारी बातें एक्सप्लेन की हैं, और इसकी बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट की, इसकी बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट की, ठीक जी सर। देखिए ये आपका वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर इनकर्ड आ गया एक्रू के बेस पे, ये आपका वेटेड एवरेज सर अमाउंट आ गया पेड के बेस पे, ठीक जी सर। अब सर इसके हिसाब से बोरिंग कॉस्ट ये आ गई, इसके हिसाब से सर बोरिंग कॉस्ट ये आ गई। अब यहाँ पे मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। इन दिस रिगार्ड paragraph 18 of India's 23 state that expenditure on a qualified asset include only those expenditures that have resulted in payment of cash, transfer of other asset or the assumption of the interest bearing liability। ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक। एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देंगे, जो भी प्रोग्रेसिव पेमेंट मिलेगी या आपका गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक। द एवरेज कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट ड्यूरिंग ए पीरियड इंक्लूडिंग बोरिंग कॉस्ट प्रीवियसली कैपिटलाइज्ड इज नॉर्मली ए रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर टू विच द कैपिटलाइजेशन रेट इज अप्लाइड इन दैट पीरियड, ठीक है जी। Where cash has been paid but the corresponding cost has not yet accrued, interest become payable on the payment of cash। क्योंकि सर जैसे आप पेमेंट ऑफ कैश करेंगे सर आपका इंटरेस्ट पेबल हो जाएगा। जैसे सर मान लो यहाँ पे हमने क्या किया अपने एग्जांपल में, सर ये 5 करोड़ एक्रू बेस पे नहीं है सर, बल्कि मैंने क्या किया सर 8 करोड़ की पेमेंट कर दी। तो सर जैसे मैं 8 करोड़ की पेमेंट करूँगा तो जनरल बोरोइंग को तो मैंने यूज कर लिया, तो इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। Therefore, the amount so paid should be considered for determining the amount of interest eligible for capitalization, subject to fulfillment of other condition। अदर कंडीशन में सर जैसे कि बोरिंग कॉस्ट कब से कैपिटलाइजेशन होगा वो सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ठीक जी सर। अकॉर्डिंगली इन द प्रेजेंट केस इंटरेस्ट शुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कैश फ्लो रेदर देन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट इन एक्रूड। देयरफॉर सर आपको जो अमाउंट इंटरेस्ट एलिजिबल है सर आपका 0.44 आ गया, ठीक जी सर। और ये आपका 0.5 से कम है, तो इसे हम क्या करेंगे सर आपका कैपिटलाइज कर देंगे। चले जी सर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंडेस 110 का क्वेश्चन है, आइए मिलकर पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल X1 ए लिमिटेड एक्वायर्ड 80% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड। सर 1 अप्रैल X1 को क्या होता है, ए ने सर 80% शेयर एक्वायर किए, किसके सर, एस लिमिटेड के, ठीक जी सर। ऑन द एक्विजिशन डेट द शेयर कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड स्टूड आपका 5 लाख एंड 125 रिस्पेक्टिवली। ए लिमिटेड पेड इनिशियल कैश कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख। सर पीसी की कैलकुलेशन दे दी, 10 लाख हमने क्या किया कैश पे कर दिया, ठीक जी सर। Additionally, A Limited issued 2 lakh equity share with a nominal value of 1 per share at a current market price आपका 1.8 पर शेयर। तो सर आपने क्या किया 2 लाख शेयर इशू कर दिया 1.8 के हिसाब से, तो 2 लाख इंटू 1.8 सर 3,60,000 की सर आपने क्या किया इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दी, ठीक जी सर। सर जिसमें आपका शेयर कैपिटल आएगी सर आपका 2 लाख की, और सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा सर आपका 160 का। चलें जी सर। It was also agreed that A Limited would pay a further sum of rupees 5 lakh after 3 years। सर ये भी सहमति बनी कि A Limited क्या करेगा सर 3 साल के बाद 5 लाख की पेमेंट करेगा। अब सर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि डेफर्ड पेमेंट है। A Limited कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट दे दिया सर आपको 10% के हिसाब से 0.75 हम कंसिडर कर लेंगे। तो सर 5 लाख इंटू आपका 0.75 सर 3,75,000 ये डेफर्ड पेमेंट आ गई, ठीक जी सर। तो पीसी में और कुछ है एक बार चेक कर लेते हैं। The share and deferred consideration have not yet been recorded by A Limited। अच्छा ए ने सर जो कैश पे किया है उसे तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इन दोनों को रिकॉर्ड नहीं किया। इसका मतलब सर हमने जो एंट्री पास की होगी, क्या एंट्री पास की होगी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड टू बैंक अकाउंट सर 10 लाख से, सर इन्वेस्टमेंट इन आपका इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड टू आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख से, टू सिक्योरिटी पेमेंट 160 से, टू डेफर्ड पेमेंट सर 375 से, ये एंट्री सर पेंडिंग होगी, ठीक जी सर। चलिए The share and deferred consideration have not yet been recorded by A Limited. Below are the balance sheet of A Limited and S Limited as at 31 March X3। सर 2 साल के बाद की हमें क्या दे दी सर बैलेंस शीट दे दी, क्योंकि 1 अप्रैल X1 को हमने सर क्या किया शेयर एक्वायर किया, ठीक जी सर। देखिए एक तो तरीका क्या है कि मैं ये जो ए की बैलेंस शीट दे रखी इसमें सर
इतने अमाउंट से इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊं, शेयर कैपिटल बढ़ाऊं, सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ाऊं, और उसके बाद सर आपका डेफर्ड कंसिडरेशन बढ़ाऊं, और फिर सर इसके ऊपर 2 साल का इंटरेस्ट करके सर अनवाइंडिंग से अमाउंट आ जाएगा, ठीक, और उतना सर अमाउंट आपका पिनल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है जी सर। दूसरा तरीका क्या है कि सर मैं कंसोलिडेशन में इन सब चीज़ों के इफेक्ट ले लूँ, ठीक जी सर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, सर आपका करंट असेट आ गया, ठीक जी सर। यहाँ पे देखिए सर आपका 1000 से ही इन्वेस्टमेंट दे रखी, मतलब आपका थाउजेंड्स में दे रखा सर, ठीक जी सर। इसका मतलब हमने सिर्फ कैश की एडजस्टमेंट कर रखी, बाकी एडजस्टमेंट पेंडिंग, हम लोग क्या करेंगे कंसोलिडेशन से उसका डायरेक्ट इंपैक्ट ले लेंगे, ठीक। देखिए इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस कर देते हैं असेट एंड लायबिलिटी ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, तो सर ये जो 2 इंपैक्ट है सर ये आपका पीसी पेड के अंदर आ जाएंगे, ठीक है सर। और बाकी सर ये इंपैक्ट है हम लोग क्या करेंगे रिस्पेक्टिव जगह पे भेज देंगे, ठीक। चलिए करंट असेट आ गई सर आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग आ गया, नॉन करंट लायबिलिटी आ गई, करंट लायबिलिटी आ गई, ठीक। फर्दर इन्फॉर्मेशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ द एस लिमिटेड प्लांट एक्सीड इट्स बुक वैल्यू बाय 2 लाख, ठीक है सर। डेट ऑफ एक्विजिशन पे सर जो एस के प्लांट की वैल्यू थी 2 लाख से सर एक्सीड कर गई। द प्लांट हैड ए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर एट दिस डेट, सर उस डेट पे जो प्लांट था ना सर उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ सर 5 साल बची हुई थी, ठीक जी सर। द कंसोलिडेटेड गुडविल हैज बीन इम्पेयर्ड बाय 258, ठीक है। तो सर अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो गुडविल का हमने इम्पेयरमेंट किया है क्या इसका इंपैक्ट एनसीआई में जाएगा नहीं जाएगा। सर अगर हम एनसीआई को फेयर वैल्यू पे कंसीडर करेंगे तो सर फेयर वैल्यू पे अगर हम एनसीआई को कंसीडर करेंगे तो सर प्रोपोर्शनेट इसका इंपैक्ट सर आपका एनसीआई में भी जाएगा। और अगर सर हमने एनसीआई को सर नेट एसेट के बेस पे कंसीडर किया तो सर इसका इंपैक्ट फिर आपका एनसीआई में नहीं जाएगा, ठीक। द ए लिमिटेड ग्रुप वैल्यू द एनसीआई यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड, ठीक है। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ द 20% एनसीआई सर आपका 380 है। सर डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो आपका एनसीआई की फेयर वैल्यू सर वो कितनी है 380, ठीक। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड, ठीक। नोट्स टू अकाउंट ऑन कंसोलिडेशन बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक जी सर। अब सर एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि हमें सर अगर होल्डिंग का क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना चाहिए, ठीक। मैं आपको वो प्रोसेस भी साथ साथ बताऊंगा। स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं सब्सिडरी कंपनी के जो प्रॉफिट है ना उसका एलोकेशन करते हैं। और सर कई बार क्या होता है सब्सिडरी कंपनी के जो प्रॉफिट है ना सर उसमें ना काफी सारी एडजस्टमेंट होती है। कोई भी एडजस्टमेंट अगर फंस जाती है सर क्वेश्चन में ना तो सर बच्चा क्या करता है सर क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देता है। मैं आपको बताऊं मैं यहाँ पे सर एक प्रोसीजर डिस्कस करूंगा, आपने उसी प्रोसीजर को फॉलो करना। आप देखना सर आपका क्वेश्चन बिल्कुल आराम से सर टाइमली कंप्लीट हो जाएगा और सर गलती की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो रहेगी। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर क्वेश्चन में ना बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ठीक। कर लिया स्ट्रक्चर, हाँ जी आइए अब पहले आइटम से लग जाएंगे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। सर आप इसमें इसको जोड़ देंगे, ठीक जी सर। सर देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की एक एडजस्टमेंट दे रखी है। देखिए पहला पॉइंट सर ऑन द रेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ एस लिमिटेड प्लांट एक्सीड इट्स बुक वैल्यू। सर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का जो अमाउंट है इन्होंने कैलकुलेट करके दे रखा है तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर लेंगे और इसका दूसरा इंपैक्ट सर सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक जी सर। सर अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये अमाउंट डायरेक्ट कैलकुलेट ना करके सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे देता तो उस केस में हम क्या करते सर यहाँ पे ना जब बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ए लिमिटेड प्लस आपका एस लिमिटेड फिर 2-3 लाइनें छोड़ लेंगे, ठीक। यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख लिया सर रिवोल्यूशन प्रॉफिट, ठीक। आगे बढ़ते हैं सर इसके बाद इन्वेस्टमेंट आ गई। अब इन्वेस्टमेंट को हमें क्या करना सर सर एक तरीके से हटाना, ठीक जी सर, रिप्लेस करना असेट और लायबिलिटी ऑफ आपका सब्सिडरी कंपनी के साथ। सर इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे सर जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो वर्किंग नोट नंबर 1 का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक। लेकिन सर इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर पहले पीसी का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। तो पीसी का जो अमाउंट आ गया सर आपका आ गया ये वर्किंग नोट नंबर अपना 1 बन गया 10 लाख प्लस आपका 360 प्लस आपका 375 सर अमाउंट आ गया 17,35,000। मैं कह सकता हूँ सर इन थाउजेंड्स में 1735, ठीक जी सर। सेकंड वर्किंग नोट सर बनेगा अपना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आपका पीसी पेड 1735, ठीक जी सर। अब हम आगे बढ़ जाएंगे उसके बाद सर आपका इन्वेंट्री आ गया जोड़ देंगे, रिसेबल आ गया जोड़ देंगे, कैश आ गया जोड़ देंगे, ठीक जी सर। उसके बाद सर आपका जो शेयर कैपिटल है सर सर ये शेयर कैपिटल आ जाएगी, ठीक जी सर, पेरेंट कंपनी की। लेकिन यहाँ पे सर अगर आप देखेंगे तो हमने एक एंट्री पास नहीं कर रखी। हम अगर सर एंट्री पास करेंगे तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम और शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे तो सर यहाँ पे जो शेयर कैपिटल आएगी ये आपकी आ गई 4000 से, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आ गया सर आपका 1600 से, ठीक जी सर। रिटेन अर्निंग सर कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग
आपका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक जी सर। अब हम यहाँ पे रुकेंगे और कुछ वर्किंग नोट तैयार करेंगे, ठीक है जी सर। आई मीन टू से हम क्या कर रहे हैं सर, बैलेंस शीट की पहले आइटम से लग रहे हैं सर। जो जो आइटमें एडजस्टमेंट में जाएंगी, जिनके सर वर्किंग नोट बनेंगे, उनको वर्किंग नोट में लेके जा रहे हैं, और सर बाकी चीज़ें सर डायरेक्ट लिखते चल रहे हैं, ठीक जी सर। वर्किंग नोट नंबर 3 सर आपका एनसीआई बनेगा। यहाँ पे एनसीआई कब का कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, एज एट 31 मार्च X3 ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। सर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन का सर एनसीआई हमें दे रखा है सर 380 से, यहाँ पे सर प्लस आपका आ जाएगा एनसीआई 380 से 1735 प्लस आपका 380 सर 2115, ठीक जी सर। चलिए अब हम इसके बाद क्या करेंगे सर, हम यहाँ पे पहुँच गए थे जी सर, तो वर्किंग नोट बनाएंगे सर 4, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग ए लिमिटेड सर 1400 से, वर्किंग नोट नंबर 5, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स ऑफ बी लिमिटेड, ठीक जी सर। पर्टिकुलर्स कैपिटल प्रॉफिट, रिवेन्यू P&L और टोटल। सर इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से है आपका 500 से, यहाँ पे कितने से सर आपका सर 500 से, रिटेन्ड अर्निंग 125 से, सर यहाँ पे आपका 300 से, 175 सर क्या आ जाएगी, रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी, जो आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद की, ठीक जी सर। अब हम सर इसे ऐसे होल्ड करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक जी सर। देखिए सर इसके बाद सर अपना जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट उसकी जगह छोड़ देंगे, ठीक जी सर। कैपिटल रिजर्व अगर आता है तो सर आपका गेन ऑन बार्गेन परचेज, जैसे सर हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो सर उसकी जगह छोड़ देंगे अदर इक्विटी के अंदर, ठीक जी सर, क्योंकि इस क्वेश्चन में सर नोट्स नहीं मांग रखे। नॉन करंट लाइबिलिटी सर जोड़ देंगे, आपका करंट लाइबिलिटी जोड़ देंगे, ठीक जी सर। आइए अब हम सर एडजस्टमेंट करते हैं। देखिए सबसे पहले सर यहाँ पे बात करते हैं, इसको कंसिडर कर लिया, इसको कंसिडर कर लिया सर, क्या हमने इसको कंसिडर किया, नहीं सर, तो इसको कंसिडर करना पड़ेगा सर। ये जो डेफर्ड पेमेंट की लाइबिलिटी है, ये हमने 1 अप्रैल को रिकॉर्ड की थी, ठीक है। इसका एक इंपैक्ट सर आपका इन्वेस्टमेंट में आ गया, इंपैक्ट ले लिया। दूसरा इंपैक्ट सर कहाँ पे जाएगा सर, आपका एज ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दिखाएंगे, कब सर आपका 1 अप्रैल X1 को, ठीक जी सर। लेकिन सर हम जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं वो 31 मार्च X3 को बना रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें ना सर 2 ईयर के बाद इसे अनवाइंड करना पड़ेगा, और 2 ईयर का सर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगा, ठीक। अब सर 31 मार्च X3 के बाद 1 साल के अंदर पेमेंट होगी, तो सर ये आपका करंट लाइबिलिटी के अंदर अमाउंट आ जाएगा। कितना अमाउंट आएगा, देखिए 375 प्लस 10% प्लस 10%, सर अमाउंट आ जाएगा आपका 453.75। तो यहाँ पे सर करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा 453.75, ठीक जी सर। और माइनस सर आपका आएगा 375, तो सर ये इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी पेरेंट कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग। चले जी सर, आइए हमने जो पेंडिंग एंट्री थी सर उसके इफेक्ट सारे ले लिए, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। शेयर कैपिटल में इम्पैक्ट आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम में आ गया, आपका सर डेफर्ड कंसिडरेशन की लायबिलिटी रिकॉर्ड हो चुकी है, उसका इंटरेस्ट का इम्पैक्ट आ गया, और आपका इन्वेस्टमेंट में इन सबका इम्पैक्ट आ गया, ठीक जी सर। चलिए अब सर देखिए जो सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट है उसकी एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले कहता सर आपने सर क्या किया है सर, प्लांट को रिवैल्यू किया, 200 एक्सीड अमाउंट है, तो सर एक तो प्लांट में अमाउंट आ जाएगा, एक सर आपका डेट ऑफ एक्विजिशन में सर कैपिटल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, ठीक जी सर। अब सर इसकी वजह से सर आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा, 5 ईयर सर यहाँ से यूजफुल लाइफ है, और 2 ईयर सर बीत गए डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद, तो 200 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 सर आपका 80 का एडिशनल डेप्रिसिएशन सर रिवेन्यू प्रॉफिट में चार्ज हो जाएगा, और 80 का सर यहाँ पे आपका आ जाएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर आपने क्या करना, गुडविल को इम्पेयर करना है, इसको हम बाद में एडजस्ट कर देंगे, और बाकी सर कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं दे रखा। अब यहाँ पे देखिए सर सबसे लास्ट में अगर हम इसकी वर्किंग करेंगे ना तो पूरे क्वेश्चन पे सर अपनी पकड़ होगी तब तक, ठीक जी सर। 500 प्लस आपका 125 प्लस 200 सर
825, 175 माइनस 80 सर आपका 95, ठीक जी सर। ये 825 सर आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आ गया। 2115 माइनस 825 सर ये अमाउंट आ गया आपका 1290 गुडविल आ गई सर, ठीक जी सर। अच्छा सर हम 95 को एलोकेट कर दें किस में सर, आपका पेरेंट में और एनसीआई में, इन द रेशो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग सर आपका 80% और 20% आ जाएगा सर 76 19, ठीक जी सर। अब सर यहाँ पे हमने गुडविल को इम्पेयर कर दिया कितने से सर, गुडविल को इम्पेयर कर दिया सर अपना 258 से, तो 258 की सर यहाँ पे गुडविल माइनस हो जाएगी, बैलेंस सर गुडविल आपकी बैलेंस शीट में चली जाएगी। तो गुडविल आ गई सर आपकी 1290 माइनस 258 सर 1032, ठीक जी सर। और सर जो गुडविल को इम्पेयर किया सर इसका इम्पैक्ट 80% सर आपका रिटेन अर्निंग में चला जाएगा 206.4, और सर एनसीआई में 20% इम्पैक्ट चला जाएगा सर 51.6, 380 प्लस 19 माइनस 51.6, 347.4, 1400 माइनस 78.75 प्लस 76 माइनस 206.4 सर ये अमाउंट आ गया आपका 1190.85। आइए सर बैलेंस शीट बनाते हैं, टोटल करते हैं, मतलब चीज़ें तो हमने लिख रखी, ठीक जी सर। सर पीपी आ गई अपनी 5500 प्लस 1500 प्लस 200 माइनस 80 सर 7120 से, गुडविल सर 1032 से, ठीक जी सर। इन्वेस्टमेंट रिप्लेस होगी, इन्वेंट्री सर 650 से, आपका सर रिसेबल आ जाएगा आपका 600 से, कैश आ जाएगा सर आपका 250, ठीक जी सर। इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे सर थाउजेंड्स में बात करते हैं 200 और 160 आएगा, ठीक जी सर। ये 160 है और सर ये आपका 2200 आ जाएगा, 2200 जी सर। आइए अदर इक्विटी में सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया जी सर, रिटेन अर्निंग आ गई जी सर, आपका सर एनसीआई आ गई जी सर, नॉन करंट लाइबिलिटी में सर 3400 से अमाउंट आ गया, करंट लाइबिलिटी का अमाउंट सर अपना आ जाएगा 1250 प्लस 650 प्लस 453.75 सर 2353.75। चलें जी सर, आइए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द आरटीपी पढ़ेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 20। P Limited and Q Limited entered into a contractual arrangement to buy a building that has 12 floor। सर P और Q ने क्या किया सर एक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट किया। देखिए सर ज्वाइंट अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट है सर जिसमें सर दो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है। एक तो सर जो पार्टी है ना सर वो बाउंड होती है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट से, और सेकंड सर जो अरेंजमेंट है वो टू और मोर पार्टी को सर क्या करता है सर आपका कंट्रोल प्रोवाइड करता है, ठीक, which they will lease to other party। P Limited and Q Limited are authorized to lease 5 floor each, ठीक है सर। P के पास पावर है 5 फ्लोर दे सकता है, Q के पास पावर है सर 5 फ्लोर दे सकता है, ठीक जी सर। अभी 2 बच गए। P and Q Limited can unilaterally makes all decision related to their respective floor and are entitled to all of the income from those floor। सर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो सर अपनी मर्जी से मतलब खुद डिसीजन ले सकते हैं सर जो आपका ज्वाइंट अरेंजमेंट होता है सर उसमें ना आपका यूनानिमस डिसीजन होता है सर, ना कि यूनिलेटरली, ठीक जी सर। तो सर ये तो ज्वाइंट अरेंजमेंट बनेंगे नहीं जो 5 फ्लोर है। द रिमेनिंग 2 फ्लोर विल बी ज्वाइंटली मैनेज्ड, ऑल डिसीजन concerning these 2 floor must be unanimously agreed to between P Limited and Q Limited, who will share net profit or net loss in respect of these 2 floor equally। सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट और लॉस में सर शेयर है सर, डायरेक्ट एक्सेस नहीं है असेट और लायबिलिटी, ठीक। दैट इज दे बोथ हैव द राइट टू नेट असेट ऑफ द अरेंजमेंट, लिख भी दिया सर इसने ना कि नेट असेट पे सर आपका जो है सर आपका राइट है, मतलब डायरेक्ट असेट और लायबिलिटी सर राइट नहीं, ठीक। मतलब ये ज्वाइंट वेंचर बन गया। The leasing of the property is determined to be the relevant activity, whether the arrangement is a joint operation or a joint venture। देखिए सर
फाइव फ्लोर है, उसमें सर कोई ज्वाइंट अरेंजमेंट नहीं है, बाकी सर जो 2 फ्लोर है सर वो ज्वाइंट अरेंजमेंट में ज्वाइंट वेंचर है। ठीक जी सर। इसका मतलब जो पी के 5 फ्लोर है सर, पी बेसिकली क्या करेगा सर, उसे एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अपनी बुक्स में दिखाएगा। क्यू के पास सर जो 5 फ्लोर है सर, क्यू उसे अपनी बुक्स में एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखाएगा। ठीक, और 2 फ्लोर सर आपका ज्वाइंट अरेंजमेंट में ज्वाइंट वेंचर है सर, उसके अकॉर्डिंग ज्वाइंट वेंचर के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे सर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक जी सर। देखिए 5 फ्लोर सर आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है पी की बुक्स में, 5 फ्लोर सर क्यू की बुक्स में सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है एज पर इंडिया 40। ठीक जी सर। और 2 फ्लोर को सर वो क्या करेंगे सर, ज्वाइंटली कंट्रोल कर रहे हैं। फॉर द 2 फ्लोर दैट आर ज्वाइंटली कंट्रोल बाय पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड एज पर द कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट, बोथ पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड विल शेयर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इक्वली। दे बोथ हैव द राइट टू द नेट असेट ऑफ द अरेंजमेंट, मींस इंडिविजुअली असेट और लायबिलिटी सर उनके पास कोई एक्सेस नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। Thus the arrangement in respect of these 2 floor is a joint venture and shall be accounted for accordingly by P Limited and Q Limited। ठीक जी सर। इसी के साथ सर ये आरटीपी समाप्त होती है। एक बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, नवंबर 24 अटेम्प्ट के लिए ना मैं सीए फाइनल एफआर की ना बहुत सारी वीडियो सर इसी चैनल पे लेके आने वाला हूं। आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ साथ चैनल का लिंक शेयर कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।